लेट्स कंटिन्यू विद अवर सेकंड मॉड्यूल। और एक्चुअली में लास्ट लेक्चर जो था आपका, वहाँ पर हम एक टॉपिक लेके चल रहे थे। वी वर अबाउट टू वाइंड अप ऑल द एथिक्स एंड एवरीथिंग एंड द टाइम स्लॉट गॉट एंडेड अप, सो इन वन वे द वीडियो गॉट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो एक टॉपिक हमारा उसमें रह गया था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एथिकल इरोजन। ओके, और ये एक छोटा सा टॉपिक है क्योंकि हमने पूरे एथिक्स पढ़ लिए हैं, बट उससे थोड़ा सा अनरिलेटेड है। तो हम शुरुआत वहाँ से करें इससे पहले कि मैं मॉड्यूल 2 पे स्विच करूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेगा इसे पढ़ने में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिकल इरोजन, तो पहले समझिए एथिकल इरोजन क्या होता है। किसी भी समाज से जब नैतिकता का हनन हो जाए, नैतिकता चली जाए, वहाँ से गायब हो जाए, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, बिकॉज ऑफ सम रीजनल डिसइंटीग्रेशन यू कैन कॉल इट। जब रिलीजियस वैल्यूज़ ख़त्म होने लगें किसी भी समाज में, आपको पता ही है सोशल स्ट्रक्चर्स आर कोलैप्सिंग। सोशल स्ट्रक्चर्स आर कोलैप्सिंग। कैसे टूट रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर्स? जो परिवार, जो जॉइंट फैमिली होते थे, यहाँ पे जॉइंट सोशल वैल्यूज़ होती थी, वो ख़त्म होकर अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आने लगे हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंटहुड जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मैरिजेज जैसे इंस्टीट्यूशन पे सवाल लगने लगे हैं, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स डिवोर्सेस होने लगे हैं। ठीक है, शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता था जब ये सोशल रिफॉर्म शुरू हुए थे कि अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन पा रही किसी रीज़न से, किसी प्रेशर के चलते हुए शादी हो गई, तो ऐसी शादी को भंग कर देना चाहिए, विच्छेद कर देना, संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जिसको आप कहते थे। ठीक है, तो शुरू में ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये नॉर्म बनने लगे रेदर देन द एक्सेप्शन। ओके, तो अब ये नॉर्म बन चुका है। शादियां होती हैं 3-4 महीने में टूट जाती हैं, 3-4 साल में टूट जाती हैं। एलिमनी जैसे कॉन्सेप्ट आने लगे। एलिमनी जैसे कॉन्सेप्ट इसलिए आए थे क्योंकि वो मैरिज में लड़कियां अपना शुरुआती जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर देती, दे देती थी, अपने लिए कुछ बेचारी कर नहीं पाती थी। फिर उसके बाद में रियलाइज़ हुआ कि बाद में उनके हस्बैंड वाइफ में कुछ बन नहीं पाया किसी रीज़न से, हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया। अब वो लड़की क्या करेगी, उसका कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक एलिमनी का कॉन्सेप्ट डाला गया। ठीक है, डिवोर्स के थ्रू डाला गया कि भाई डिवोर्स होता है, आप किसी को प्रत्यक्षता ऐसे रूप में छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आई कि एलिमनी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन रही है कुछ रिसेंट केसेस में, कि शादियाँ हो रही हैं और जस्ट 2 महीने के बाद में अचानक से 2 या 3 महीने के बाद लड़की डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देती बिकॉज ऑफ सम ग्राउंड। कई बार फेक एक्यूजेशन भी होते हैं, लड़का लड़की दोनों में से किसी की गलती हो सकती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं बस। ठीक है, होता क्या है कि ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ द whatever the divorce or the dissolution of the marriage, a hefty amount of alimony has been asked by the other party. Okay, तो यहाँ पे करोड़ों में मांगा जा रहा है। अभी रिसेंटली किसी क्रिकेटर का भी हुआ है, उससे पहले शामी भी इश्यूज में न्यूज़ में रह चुके हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो यही सब चीज़ें जो हैं आपकी एथिकल इरोजन में आती हैं। एथिकल इरोजन यानी कि जब सामाजिक संस्थाएं टूटने लगें, द डिग्रेडेशन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जब समाज में सोशल इंस्टीट्यूशन टूटेंगे, एथिकल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, रिलीजियस वैल्यूज़ का कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, लोगों की धर्म में मान्यता। देखिए, धर्म एक संस्था है, समझिएगा बात को, टू इम्पोज सम एथिकल वैल्यूज़ ऑन द सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ अ डिवाइन एलिमेंट। एक एलिमेंट ऑफ डिवाइनिटी होता है कि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपको स्वर्ग या नरक की आग में जलना पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें। तो आपके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, और वो जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ अ डिवाइन एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ डिवाइनिटी। ओके, कभी कभी ये कमांडमेंट की फॉर्म में भी आता है। तो ये आपके ऊपर कुछ नहीं, बस एथिकल नॉर्म्स को इम्पोज करने के लिए बनाया जाता है, ताकि लोग कम से कम इंसान से नहीं तो भगवान ही से कम डरें। लेकिन जब वो डर भी ख़त्म होने लगे, ठीक है, जैसा कि डार्क एजेस में हुआ था। डार्क एजेस में क्या हुआ था, रिलीजियस क्रूसेड्स बढ़ गए थे, धर्म युद्ध होने लगे थे, तो लोगों की धर्मों पे आस्था खत्म होने लगी। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक एनलाइटनमेंट का पीरियड आया, एक रेनेसा का पीरियड आया। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, क्रांति हो रही थी, वैचारिक क्रांति हो रही थी। तो उसी बैकग्राउंड में एथिकल फिलॉसफीज़ के क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, वर्चू एथिक्स का। हालांकि वर्चू एथिक्स अरिस्टोटल ने दिए थे, लेकिन जब कांत जैसे फिलोसफर आते हैं और वो डियंटोलॉजी की बातें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वर्च्यूज़ पे चले जाते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि इंसान को नैतिक बनाने के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इफ़ अ मैन इज़ लैकिंग वैल्यूज़ बिकॉज ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन बट ही लैक्स एम्पैथी। ठीक है, ही इज़ नॉट सिंपली लैकिंग सम बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग बट बिकॉज ऑफ एम्पैथी। मतलब आपके अंदर मूल्यों का भाव है। ऐसा नहीं है कि किसी मतलब आपको एक सुपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है नैतिकता को इम्पोज करने के लिए। लेकिन उसके चलते क्या होता है, एक सोशल वैक्यूम क्रिएट होता है। ये जो कीवर्ड्स मैं बार बार लिख रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो इसलिए जगह साफ करने के लिए, लेकिन ये कीवर्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही कीवर्ड्स आपको आंसर में लिखने होते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द कीवर्ड्स आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माई दिस स्लाइड एंड सम ऑफ देम आर आई एम अनेबल टू डू सो बिकॉज इट विल मेक द एंटायर कंटेंट टू लेंदी। तो उस केस में मैं आपको ऐड करता चल रहा हूँ, आप ये नोट करते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो दिमाग में कहीं ना कहीं आप बार बार रिपीट करेंगे तो आते जाएंगे। एक सोशल वैल्यू की वैक्यूम यानी कि सामाजिक
निर्वात की सिचुएशन क्रिएट होती है और कहीं पर भी एक वैक्यूम बनता है तो वो डिस्टेबलाइज कर देता है चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि एथिकल इरोजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगेन हम इनको 3 स्तरों पे देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों ही स्तरों पे एथिक्स के वैल्यूज़ भी देखे थे अभी, तो तीनों स्टेजेस पे डिग्रेडेशन की बात करेंगे। अगर इंडिविजुअल लेवल पे नैतिकता खत्म होने लगती है तो क्या होता है, राइज इन क्राइम्स होता है। लोगों के मन में ना कोई कानून का डर रह गया है और ना ही धर्म का डर रह गया है। इन्हीं 2 डरों की वजह से तो लोग नियमों का पालन करते हैं, नियम टूटने लगते हैं। आप एक लड़की को देवी मानते हैं किसी धर्म की वजह से, ठीक है, धर्म में कहा गया है जो महिलाएं जो हैं देवी का अवतार हैं या देवी का अंश हैं, तो आप उनके अगेंस्ट में कोई भी क्राइम करने से डरते हैं बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस वैल्यूज इम्पोज। लॉ में कुछ लेजिस्लेशन ऐसे बने कि अगर आपने लड़की से रिलेटेड कोई क्राइम किया तो आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंतर्गत आपको जज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये डर ही खत्म होने लगे, समाप्त होने लगे, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ क्राइम जो है बढ़ने लगेगा, रूल वायलेशन बढ़ने लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की स्थितियाँ बढ़ेंगी। लोगों का जो पब्लिक प्लेसेस में बिहेवियर होता है, जैसे कचरा फेंकना है, पब्लिक प्लेसेस में थूकना है, गाली गलौज करते रहना है, अब लोग उसमें उठा के पीडीए डालना शुरू कर देते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। लोगों का ये मानना है कि अगर 2 लोग प्यार से गले में हाथ डाले जा रहे हैं या अगर पब्लिक प्लेस पे थोड़ा भी अफेक्शनेट हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका कल्चर खतरे में आ जाता है। ठीक है, लेकिन उनका कल्चर तब नहीं खतरे में आता है जब वो सड़क पे खड़े होकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हैं। ठीक है, तो हमको ये एक डिस्टिंक्शन को शो करना पड़ेगा, लव, अफेक्शन और एब्यूज़ में क्या डिफरेंस है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब एथिक्स का इरोजन होना शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सारी सामाजिक विकृतियाँ किसी न किसी रूप में समाज पे प्रक्षेपित होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्राइम्स बढ़ने का रीज़न। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बार बार वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ग्रुप VA वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, ऐसे करके एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन्स। ठीक है, तो इसमें आपके सारे सेक्स रिलेटेड या जेंडर रिलेटेड क्राइम्स आ जाते हैं, जैसे कि एसिड अटैक आ जाता है, आपका रेप आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं। सोशल लेवल पे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, राइजिंग क्राइम रेट दोनों में आता है। ठीक है, एक्नॉलेजिंग द गून्स एंड द माफियाज। ठीक है, पेरेंटल रिस्पेक्ट, ड्रग एडिक्शन। ठीक है, पेरेंटल रिस्पेक्ट मतलब खत्म होने लगती है, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होता है, नेपोटिज्म बढ़ता है, फेवरेटिज्म बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, राइज ऑफ इनइक्वालिटी बढ़ता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट, डिक्रीज इन एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क कल्चर हो जाता है, लॉज इन द ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, लॉलेसनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल लेवल यानी राजनीतिक स्तर पे क्या होता है आपको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल चुनाव हुए तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब यही होता है कि पार्टी की आइडियोलॉजी है और इसी आइडियोलॉजी में जो वैल्यू सिस्टम इंश्राइंड है, ठीक है, उसी के अंतर्गत वो पार्टी काम करेगी। चुनाव होते ही क्या होता है कि बहुमत बनाने के लिए, मेजॉरिटी में आने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग होने लगती है, स्विचिंग होने लगती है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी कहाँ चली गई भाई? अभी कल ही हमने एग्जांपल लिया था ना, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी जिनका इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ था, लेकिन आज पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते हुए वही पार्टियाँ उन्हीं पार्टियों के साथ में अलायंस करें जिनकी वो कभी विरोधी हुआ करती थी। हमने कल कुछ पार्टीज़ के एग्जाम्पल भी लिए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल ट्रस्ट लोगों का टूटना शुरू हो जाता है, मैनिपुलेशन ऑफ वोटर शुरू हो जाता है, सोशल पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। राजनेता जो होते हैं अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कई बार सोशल पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देंगे, धर्म करना शुरू कर देंगे, जाति का विघटन करना शुरू कर देंगे, तुम ऊंची जाति तुम नीची जाति, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें बोलना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो सके। अभी आपने सुना होगा आजकल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बातें हो रही हैं और बार बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पर एम्फेसिस कर रही हैं कि हमें रियल डेटा दीजिए। वो रियल डेटा इसलिए नहीं चाहते हैं कि उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के हितों में कुछ काम कर सकें, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें किस कम्युनिटी में कितनी संख्या है बस ये पता चल जाए तो हम उस कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दें। टारगेट मारने के लिए नहीं, उनको एल्यूर करने के लिए, क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सोशल पोलराइजेशन होता है, मैनिपुलेशन ऑफ द वोटर होता है, ये पॉलिटिकल डिग्रेडेशन ऑफ एथिक्स होता है। ठीक है, पॉलिटिकल नेक्सस विद द क्रिमिनल्स एंड द कॉर्पोरेट, क्रोनी कैपिटलिज्म आपने सुना होगा, रतन टाटा ने वर्ड यूज़ किया था कई बार। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, इसको यूएस में रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो आपको पता है जो पॉलिटिशियन होते हैं वो हर स्तर से आते हैं। ठीक है, कुछ अशिक्षित हो सकते हैं, कुछ के पास कोई कैपिटल फंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पैसे के लिए वो लोग किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स पे।
तो कोई भी कॉर्पोरेट आपको पैसा क्यों देगा, आपको चंदा क्यों देगा? वो इसीलिए चंदा देगा कि अगर आप चुनाव लड़के किसी तरीके से जीत जाते हैं तो आप हर वो पॉलिसी बनाएं, हर वो MOU साइन करें जो उस कॉर्पोरेट के फेवर में हो, उसको टेंडर मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और यही रीज़न होता है कि कुछ कॉर्पोरेट जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस के साथ साथ चलते हैं। वो कहीं जाएंगे किसी विदेशी यात्रा पे तो उनके साथ वो 4 कॉर्पोरेट जरूर चलेंगे जिन्होंने चुनाव में उनकी फंडिंग की थी, ठीक है। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि फर्स्ट द कॉर्पोरेट विल बी फंडिंग, जैसे कॉर्पोरेट है, कैपिटलिज्म मतलब कॉर्पोरेट है ना, वही तो प्रमोट करते हैं। फर्स्ट दे विल बी फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज टू रेज टू द एपिटम ऑफ द पॉलिटिकल कॉरिडोर्स। ओके, इनको सत्ता पे, स्टेट पे बिठाने की कोशिश करेंगे पूरी फंडिंग करके, क्योंकि ये लोग तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब उसके बाद मान लो ये सत्ता में आ गए। अमेरिका में क्या होता है कि जब ये सत्ता में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क है, तो एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की खूब पॉलिटिकल फंडिंग की, खूब चुनाव में प्रचार वगैरह किया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप बनेगा तो वो हर चीज़ एलन मस्क के फेवर में करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एफिशिएंसी, डोपे नाम की एक उसने पूरी प्रॉपर मिनिस्ट्री बना दी। अब उसका हेड किसको बना दिया? एलन मस्क को बना दिया। हालांकि उसमें विवेक रामास्वामी भी हुए थे, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया कुछ चीज़ों के चलते, मतलब जो भी उनके पर्सनल डिफरेंसेस चल रहे हों, ठीक है। अब एलन मस्क क्या कर रहा है, बेसिकली अपने बेटे को लेके वहाँ पे प्रेस रिलीजेस कर रहा है। अभी आज ही न्यूज़ आई थी कि जो एलन मस्क का बेटा था वो इतना अनएथिकल बिहेवियर वहाँ पे शो कर रहा था, आउट ऑफ प्रोटोकॉल, कि डोनाल्ड ट्रंप बेचारे बैठे हुए थे, वो ओवल डेस्क लगी हुई थी जो US के प्रेसिडेंट की होती है, यहाँ पे बच्चा खेल रहा था और अपनी नाक में उंगली डाल डाल के वो पहुँच रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टेबल ही बदलवा दी। आपको सुनने में शायद मजाक लग रहा हो वो, लेकिन ये फैक्ट है, ये न्यूज़ आई है, ठीक है। इसको आपको स्टेट नहीं करना है। वायलेशन ऑफ पब्लिक डिकोरम यहाँ पे हो रहा है। प्रेसिडेंट के ऑफिस में आप अपने लड़के को लेके जा रहे हैं, वो टेबल पे खेल रहा है और वो बार बार मुंह बना बना के डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, माय फादर इज द प्रेसिडेंट, मतलब ऊट पटांग इस तरह की बातें कर रहा है वो। तो बच्चा वही कहता है जो वो घर पे सुनता है। तो कहने का मतलब इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन USA में इसका नाम बदल के पैट्रोनेज सिस्टम हो जाता है, वहाँ पे इसके पैट्रोनेज सिस्टम बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे इसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोल देते हैं। व्हेन द कॉर्पोरेट्स आर फंडिंग द पॉलिटिशियंस टू रेज टू द एपिटम ऑफ द पावर्स कॉरिडोर्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा लैटरल एंट्री का, ये काफ़ी विवाद में रहा था, ठीक है। तो लैटरल एंट्री क्या हुआ कि वैसे UPSC एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर द बॉडीज विच आर नॉमिनेटिंग एंड रिक्रूटिंग सम काइंड ऑफ द पर्सनल्स एंड देन दे आर लाइक पुटिंग इट इन्फॉर्म द IAS IPS, ऑल इंडिया सर्विस होती है, IFS होती है, स्टेट सर्विस होती हैं, मतलब जो भी वो अपॉइंट करते हैं। तो ये रिक्रूटिंग बॉडी का काम होता है, UPSC का काम होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल संस्था मानी जाती है, उसके कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं होते हैं, मतलब उसके कोई पॉलिटिकल उसको अपने बेनिफिट्स रीप नहीं करने होते हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल फंडिंग के बेसिस पे सत्ता में बैठ जाएं और उसके बाद में इसी कॉर्पोरेट के कुछ मेंबर्स को उठा उठा के पॉलिटिकल पोस्ट देना मतलब शुरू कर दें, कभी उनको कैबिनेट मिनिस्टर उठा के बना दें, कभी उनको किसी उसका सेक्रेटरी बना दें। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए लैटरल एंट्री का, जिसमें पॉलिटिशियन डायरेक्टली लोगों को ब्यूरोक्रेट हायर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बिठा सकें। तो कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ और सिम्बॉलिक ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एथिकल वैल्यूज़ इन पॉलिटिक्स। और ये गांधी के 7 सीन में भी आपने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था, सीक्रेट अलाइंसेस के चलते हुआ था। 2-3 देश हैं, ठीक है, यूरोप के, उन्होंने उठा के रशिया के साथ में संधि कर ली, किसी ने जापान के साथ में संधि कर ली, किसी ने US के साथ में संधि कर ली, और इसके पड़ोसी देश को पता ही नहीं। जब पता चलता है तो उसको लगता है यहाँ तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, आप जाके संधियाँ कर रहे हो तो ये भी जाके संधि करना शुरू कर देगा। इस ट्रस्ट डेफिसिट के चलते हुए ये धोखाधड़ी जो चल रही है, इसके चलते हुए क्या होता है, एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और आपस में युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सीक्रेट अलायंसेज एंड ऑल इट लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 भी कुछ इसी सब नाटकों के चलते हुआ था। कोल्ड वॉर की पूरी जो फेज़ था कोल्ड वॉर का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1945 टू द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, लाइक लेट्स से 1989 टू 1991, जब तक USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया था। ये पूरा फेज़ जो था कोल्ड वॉर का पीरियड था, और इट वॉज द पीरियड ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स होते थे उस समय। डायरेक्टली दो कंट्री लड़ाई नहीं करती थी, बट इनकी जो मिलिट्री लाइंसेस थी, जैसे नाटो हो गई, और यहाँ पे आपकी कौन सी होगी, वार्सो पैक्ट हो गई, आपको पता ही है सब, ठीक है। नाटो जो है US लेड है, यूरोपियन के साथ उनका अलायंस था। जितनी भी नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं वो मधुमक्खी की छत्ती की तरह ग्रुप बना लेती थी, और उन पर कोई भी अटैक करता था ये लोग झुंड बना के उस पर लड़ाई करते थे। तो ये 1949 में बनता है। वार्सो पैक्ट वाले रशिया वाले जो सोवियत वाले थे, उन्होंने 1955 में वार्सो पैक्ट बनाया, और इट वॉज इंगेज इनटू अ सीरीज ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। एक KGB नाम की एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी हुआ करती थी USSR की, ठीक है, और अमेरिका की आपको पता है CIA थी। इनके बीच में प्रॉक्सी वॉर चला करते थे। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के लॉस होने से अल्टीमेटली विक्टिम कौन बनता है, जनता बनती है, लोग बनते हैं, ठीक है। कभी हिरोशिमा पे बम फिक रहा है, कभी नागासाकी पे हो रहा है, कभी कोरिया में वॉर हो रहा है, कभी वियतनाम में वॉर हो रहा है, ठीक है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, डैमेज टू द एनवायरनमेंट होता है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होती है। सब क्यों हो रहा है? जो इन्वायरमेंटल एथिक्स होते हैं वो किससे डील करते हैं? इन परसुएंस ऑफ योर ग्रोथ
ओके, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट की डिबेट तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, नंबर्स, जीडीपी, और जो डेवलपमेंट होता है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता है, नेचुरल रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की बातें करता है। तो जब इंटरनेशनल एथिक्स का वायलेशन होना शुरू होता है तो लोग ग्रोथ को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, सिर्फ हमको पैसे बढ़ाने हैं, जीडीपी बढ़ाना है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है, हमको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगानी है, चाहे कितना हम पोल्यूशन कर दें, कितना अंटार्कटिका में होल हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डिस्पाइट ऑल द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जितने भी ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज और पैक्ट चल रहे हैं, क्या उसका सही तरीके से पालन हो पा रहा है? ये लोग यहाँ पे म्यूचुअली एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इंटेंटेड नेशनली कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटेंशनली डिटरमाइंड नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऐसी करके चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब ये लोग मेरिट का स्तर गिराने लगते हैं। पहले डिसाइड किया गया था इससे ज़्यादा हम गैस का उत्सर्जन नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद आता नहीं नहीं सब कुछ सेफ है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। तो मतलब ये जो एजेंसीज हैं इनको तो आप आसानी से मैनिपुलेट कर ही लेते हैं। इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग जैसी लड़कियां फिर खड़े होकर विश्व के राजनायकों को गाली देना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एथिक्स का जब इरोजन होता है तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट जनरेट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे तो जो होता है वो तो होता ही है, ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत सीवियर होते हैं, पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, यूएस बैक्ड यूक्रेन वेंट फॉर अ वॉर विद रशिया, पहले क्रीमिया के ग्राउंड्स पे, फिर नाटो के ग्राउंड पे, और आज की डेट में यूएस ने विड्रॉ कर लिया। उसने कहा हमारी रशिया के साथ में सब कुछ मस्त चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें बलि का बकरा कौन बटा? यूक्रेन का जो नायक था वो नहीं हुआ, वो तो अपना जोकर था वो कट लेगा, वो तो कॉमेडियन था पहले, वो तो अपने फ्लाइट वेट करेगा, यूएस निकल जाएगा। लेकिन वो जहाँ की जनता जो झेल रही है वो झेल रही है। हमस, इट वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन। भाई पैलेस्टीन के लोगों की गलती नहीं थी, वहाँ तो हमस और फतह नाम के दो संगठन हुआ करते थे। फतह जो था वो काफ़ी लिबरल हुआ करता था, हमस वाले रेडिकल थे, इसीलिए इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इनको परेशानी थी, ये आए दिन इसराइल पे कभी कभी वॉर छेड़ रहे हैं, कभी मिसाइलें दाग रहे हैं, तो इसराइल खाली तो बैठा नहीं रहेगा। अब आपने इसराइल के यहाँ से कोई बच्चों को किडनैप कर लिया, यहाँ की औरतों को किडनैप कर लिया, तो ये रिटेलिएट करेगा। तो इस युद्ध में भुगत कौन रहा है? पैलेस्टीन के लोग भुगत रहे हैं, गाजा स्ट्रिप के लोग भुगत रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट होता है वो बहुत सीवियर लेवल पे होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैंने मल्टी फैसेट होकर बता दिया, मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बता दिया, सोशल लेवल पे बता दिया। ठीक है, जितना एक्सप्लेन कर सकता था बता दिया। अब ये आपका काम है अपने वर्ड्स में कैसे पुटअप करना, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी चीज़ों का रिलेवेंस आपको खुद पता चलता जाएगा। और ना सिर्फ आपको पता चलेगा, ठीक है, बल्कि आप जब आंसर्स लिखेंगे और ये चीज़ आप समझ गए तो खुद ही आपकी अंतरात्मा से आवाज़ बन के बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, आपके आंसर्स के थ्रू। तो इसी के साथ हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक छोटे से मॉड्यूल पे, बहुत छोटा सा मॉड्यूल होता है मोरल्स एंड मोरालिटी। वो मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं मैं इसको वेटेज नहीं देना चाहता हूँ, बट बात यहाँ पे क्या है कि मोरल्स को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोरल्स को अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप कहेंगे सर एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है? दोनों एक ही चीज़ें हैं, हिंदी में तो दोनों का मतलब ही नैतिकता ही होता है। ठीक है, बट बात क्या है, जब आप एथिक्स और मोरालिटी के कंपैरेटिव चार्ट को पढ़ते हैं तो दोनों के बीच में अंतर के साथ साथ आपको मोरालिटी की परिभाषा भी पता चल जाती है। ओरिजिन की बात करें तो मोरल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोस्ट मीनिंग द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस, परंपराओं से ये मोरल्स आते हैं। लेकिन जो मोरल्स का जो ओरिजिन होता है, ठीक है, इनका जो सोर्स होता है वो कॉन्शियसनेस होती है, कंसाइंस होती है बेसिकली। ठीक है, आपकी जो अंतरात्मा है वो मोरालिटी को जन्म देती है। ठीक है, इट इज़ हाईली इंट्रिंसिक इन नेचर, जबकि जो एथिक्स होते हैं दे आर एक्सट्रिंसिक, दे आर क्रिएटेड बाय सम सुपर स्ट्रक्चर्स, ओके, इन फॉर्म ऑफ रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, ओके, लॉ। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर कुछ एक्सटर्नल सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, आपको बांधते हैं। तो ये एथिक्स हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको बांधेगी तो एक नेचुरल लोगों की हैबिट होती है। ठीक है, देयर इज सम एनिमल इंस्टिंक्ट टू वॉयलेट ऑल द सुपर स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी अंतरात्मा से आ रही है, ठीक है, आपने खुद अपने ऊपर कोई चीज़ लगाई हुई है, तो वो चीज़ ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। इसीलिए मोरालिटी इज रिगार्डेड एज फार मोर सुपीरियर व्हेन कंपेयर टू एथिक्स। ओके, तो आगे चलते हैं। मोरल वैल्यूज आर द हाईएस्ट अमंग द नेचुरल वैल्यूज, दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड एविल विच गवर्न एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड चॉइसेस। अब आप कहेंगे वही एथिक्स वाली बातें चलने लगी, और बात तो वही है, मोरल्स एथिक्स में अंतर ही नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोरल्स आर द प्रिंसिपल्स विच आर गवर्निंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग और द गुड एंड द बैड बिहेवियर। नाउ व्हाट इज द मोरालिटी? इट रिफर्स टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव्स दैट एन इंडिविजुअल प्लेसेस ओवर हिमसेल्फ। अब यहाँ से आपको इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। यानी मोरालिटी मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स का एक सेट है, एक ऐसी ग्रुपिंग है, कुछ ऐसे वैल्यू सिस्टम है जो एक व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर लागू करता है।
ये कोई बाहर की संस्था उसके ऊपर नहीं ला रही है, जैसा एथिक्स के केस में हमने देखा था। यहाँ पर अ मैन इज इम्पोजिंग सम वैल्यूज ऑन इट सेल्फ, ठीक है, अ सेट ऑफ standards. It is based on personal conscience rather than what the law says. Morality is related to the issue of right or wrong on how the individual should behave. आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में कुछ जूठन है, कोई ऐसी चीज़ आप फेंकना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक तो है कि लॉ अवॉइड कर रहा है, मतलब लॉ जो है वो आपको बाध्य कर रहा है कि आप ये गंदगी ना करें वरना आप पे चार्ज लग जाएगा, ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। एक होता है आपकी अंतरात्मा के कि नहीं यार जो तुम करने जा रहे हो गलत है। जैसे तुम अपना घर साफ रखते हो, आप जिस सोफे पे बैठते हैं क्या उसी पे यूरिनेट कर देते हैं? नहीं करते हैं। कि अपने घर पे उठ के गए, वहाँ एक दीवार है तो घर की दीवार पे ही यूनिट, आप वॉशरूम यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि आप उसी घर में रहते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस में होते हैं तो आपका बिहेवियर सडनली बदल जाता है। आपका ये मानना है पब्लिक प्लेस है, हर कोई यूज़ करता है, मेरा घर की खेती तो है नहीं, मेरे घर की चीज़ है नहीं, इसे मैं जितना चाहूँ गंदा करूँ, ये सरकारी चीज़ है। तो ये एक इंट्रिंसिक आपके अंदर ऐसी बिहेवियरल हैबिट आ गई है। तो आप क्या करोगे, अपने घर की दीवार पे तो आप यूरिनेट नहीं करोगे, अपना टॉयलेट भी यूज़ करोगे तो आप फ्लश भी चला के आओगे हमेशा, ठीक है, और आप उसकी सफाई का ध्यान, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपको यूज़ करना है उसे। पब्लिक प्लेस पे आपका बिहेवियर पता है क्यों चेंज होता है? आपने एक मेट्रो को यूज़ किया, आपको लगता है कल जब मेट्रो पे आके बैठूंगा कल को कोई दूसरी मेट्रो होगी, तो जिस सीट पे बैठा हूँ वहाँ गंद मचा दूँ। मैं एक थिएटर में मूवी देखने गया हूँ तो वहाँ पर मैं गद्दियाँ नोचड़ा लूँगा, ठीक है। मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ट्रेन वगैरह को यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ बेडशीट फाड़ने की कोशिश करूँगा, तकिया चुराने की कोशिश करूँगा। रीज़न क्या है मुझे अंदर से पता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आई वोंट बी यूजिंग द सेम थिंग अगेन, सम अदर पर्सन विल बी यूजिंग। मैं एक ट्रेन की सीट पे बैठा हुआ हूँ तो मैं मूंगफली, पापड़, चटनी, अचार सब वहाँ बैठ के खाऊंगा, गंद मचा दूंगा उस जगह में, क्योंकि मुझे पता है कि अब भगवान जाने कब मैं दोबारा ट्रेन से ट्रैवल करूँ, और करूँगा तो जरूरी नहीं यही ट्रेन में, इसी ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं अपने सोफे को गंदा करूँगा, ये सोफ़ा मेरा ही है, मेरे ही पैसों से आया है, कल को मुझे इसी पर बैठना है, ठीक है। तो मैं उठने के बाद उसे प्रॉपर वॉश भी करूँगा, साफ़ भी करूँगा, और वहाँ देखूँगा गंदगी ना हो। यानी कि आपने एक चीज़ देखी, जब हमारी जो पर्सनल कंसाइंस होती है, अंतरात्मा होती है, वो हमें कोई चीज़ करवाती है तो इट इज़ मोर सस्टेनेबल, ठीक है। और जब कोई लॉ का डर, किसी रिलीजन का डर, या किसी सुपर स्ट्रक्चर का डर, सोसाइटी का डर, चार लोगों का डर, तभी कहते हैं जब आप सिविल्स की तैयारी करिए, ठीक है, तो वो जो आवाज़ है ना वो आपकी अंतरात्मा से आनी चाहिए। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने बाध्य किया है, आपको समाज ने बाध्य किया है, ठीक है, आपने किसी की देखा देखी सिविल्स की प्रिपरेशन करना शुरू किया बिकॉज ऑफ सम पीयर ग्रुप और समथिंग, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपके पड़ोस में कोई आदमी था, उसका एग्जाम निकल गया, आप उससे इतना इंस्पायर हुआ, प्रिपरेशन करने चले आए, हो सकता है वो आपको उतना तगड़ा इम्पीटेस या किक ना दे, लेकिन अगर आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो, जैसे आपको याद होगा कि एक बहुत अच्छी एक भोकाल करके वेब सीरीज़ भी बनी थी, ठीक है, एक आईपीएस ऑफिसर हुए थे, आई थिंक वेस्ट यूपी में ही पोस्टेड थे, उन्हीं की लाइफ पे वो बनाई गई थी। तो उसका यही था कि वो बहुत ही नॉर्मल हम्बल फैमिली से, बैकग्राउंड से आते थे, बचपन में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, उनका था कि ठीक है यार मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर पहुँचूँ तो मैं उन लोगों के लिए वो करूँगा जो समाज मेरे लिए नहीं कर पाया। तो देयर वॉज सम काइंड ऑफ इंट्रिंसिक वॉइस। और जब कोई चीज़ अंदर से आती है, इट इज़ इंट्रिंसिक टू योर नेचर, ठीक है, तो इसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही रीज़न है सिविल सर्विसेज में जो गर्ल्स का सक्सेस रेट है वो, मतलब मैं देखिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अब आप कंपेयर करना से कुछ साल पहले होता था, अब तो लड़के फिर से टॉप करने लगे हैं। बात यहाँ लड़का लड़की की नहीं है, बात यह है कि लड़कियों को अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है, उनको समाज को दिखाना होता है दैट इफ़ गिवन अपॉर्चुनिटी वी कैन एक्सेल बेटर एज कम्पेयर टू अवर मेल काउंटर पार्ट्स। तो उनके अंदर ये चीज़ इंट्रिंसिकली आती है कहीं ना कहीं। और मेल्स के अंदर पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम है, खुद एक लड़का हूँ, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, मेल्स के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट ही कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं कि दीज थिंग्स आर एक्सट्रिंसिकली इम्पोज्ड। अगर मैं सिविल सर्वेंट नहीं भी बना, हालांकि मेल्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही लेवल की होती है। शादी के बाद अगर एक वाइफ अर्न नहीं कर रही है एंड बाय चॉइस शी बिकम्स अ हाउस वाइफ, देन इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। लेकिन शादी के बाद अगर एक मेल ये कह दे कि आई एम विलिंग टू बिकेम अ बेबी सीटर, मैं घर बैठता हूँ, तो ना उसे सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी, ना उसे फैमिली एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली डिस्पाइट हिज वाइफ इज अर्निंग, ठीक है। तो ऐसी मोरल ऑब्लिगेशन इसके ऊपर आती है, इसके ऊपर नहीं आती है। स्टिल डिस्पाइट दैट द गर्ल्स आर हैविंग अ ग्रेटर विल पावर। वो जब प्रिपरेशन करने आती हैं तो वो अपना सब कुछ, सब चीज़ें छोड़ देंगी, सब नशा पत्ती और वो सब, मतलब एक बात बता रहा हूँ आपको, किसी भी इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा नहीं फंसेंगे। और लड़के आएंगे तो उनको थोड़ा बहुत साकेत भी घूमने जाना होगा, ठीक है, उनको सीपी भी हफ्ते में एक बार जाना होगा, पता नहीं कौन सा, एक तो उनको टाइम स्पेंड भी थोड़ा लंबा मिल जाता है प्रिपरेशन का, लड़कियों को उतना नहीं मिलता है। और लड़कियों को अपने आप को सिद्ध करना होता है कि मुझे पहले बार तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अब मिली है तो मुझे दिखाना है। यानी कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ लड़कों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी। और यही रीज़न है कि जब कोई चीज़ अंदर से आती है, जैसे छोटा बच्चा हो उसको डांट डपट के पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चे को आप डांट डपट के नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई छोटा बच्चा होगा वो एक्सक्यूजेस बनाए तो समझ में आता है, वो पढ़ते हुए कह दे कि अरे नहीं लेक्चर बहुत लंबा चल गया, अरे हम थक गए, हमें नींद आ रही है। लेकिन आप एक बड़े बच्चे हैं, अगर आपको 4 घंटे का लेक्चर अटेंड करना पड़ता है और आपको आधे घंटे में नींद आ रही है, तो लिटरली देयर इज सम फॉल्ट इन यू, यू नीड टू वर्क अपॉन यू,
ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लिटरली आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो सक्सेस रेट उनका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको कोई पुश करता रहे, देखिए आप सब मेरे ख्याल से 20-25 के ब्रैकेट में, उसके बाद में अगर मुझे लॉलीपॉप और चॉकलेट रख के आपको पढ़ाना पड़े कि एक चैप्टर पढ़ लो, एक चॉकलेट दूंगा, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप बात को समझिएगा, ठीक है, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे चलते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मोरालिटी पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्टिक होती है? जैसे हमने कहा जो एथिक्स हैं वो सुपर स्ट्रक्चर से आते हैं, तो क्या मोरल्स भी पूरी तरीके से अंदर से ही आते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है मोरालिटी पूरी तरीके से अंदर से आए। इसीलिए जो सोर्सेज ऑफ मोरालिटी होते हैं, ओके, सोर्सेज ऑफ मोरालिटी, इसमें वही सब सोर्सेज हैं जो एथिक्स में थे, लेकिन इसमें एक नया एलिमेंट होता है कंसाइंस का। एथिक्स में ये कंसाइंस मिस हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण मोरालिटी में कंसाइंस ही आपका होता है, ठीक है। तो मोरल्स आर द गाइडलाइंस मेड बाय द सोसाइटी इन जनरल विच गाइड अस व्हाट द थिंग्स आर राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब आप यहाँ पे कहोगे जब दोनों चीज़ों में सिमिलर सोर्सेज थे, दोनों चीज़ों के अलग शब्द हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए अंतर आप समझिएगा। आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़, यानी कि कंसाइंस से आपके सोर्स ऑफ मोरालिटी आ रहे हैं, आपकी नैतिकता जो है कंसाइंस से आ रही, तभी वो मोरालिटी बनेगी। आप समझिएगा बात को, ठीक है। लेकिन आपका ये कंसाइंस कहाँ से बनता है? आप जब पैदा होते हैं तो आपके अंदर क्या कोई अंतरात्मा की आवाज़ होती है? आपके अंदर कोई कंसाइंस होता है? ये कंसाइंस भी तो समाज ही से बनता है ना, सोसाइटी से बनता है, फैमिली से बनता है, ठीक है। मैं जब छोटा था मैंने अपनी मदर को ऑब्जर्व किया, उनको कुछ चीज़ें करते हुए देखा, तो उस चीज़ ने मेरे अंदर एक वैल्यू सिस्टम को डेवलप किया। यानी कि डिस्पाइट इट इज़ माई इनर कंसाइंस बट स्टिल इट इज़ हैविंग अ इम्पैक्ट ऑन सम लार्जर सुपर स्ट्रक्चर्स। एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाले व्यक्ति का कंसाइंस एक अलग वे में बिहेव करेगा, एक अब्राहमिक लीजन में वो करने वाले का उसका कंसाइंस अलग वे में काम करेगा। जो अब्राहमिक लीजन होते हैं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ पर लीजन का बेसिक कंसेप्ट होता है दे आर बेसिकली प्रेइंग टू गॉड टू फॉरगिव देयर सिंस। वो अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, उनको खुद नहीं पता कौन से अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि जीसस ने मरते हुए कहा था आई एम डाइंग फॉर योर सिंस। क्रिश्चियनिटी में बेसिक एसेंस है द बर्थ ऑफ द मैन काइंड वॉज अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ द बेनिशमेंट फ्रॉम द हेवन। It was a kind of banishment from the heaven. They were thrown out of the heaven, the Adam and the Eve, because they violated some of the dictums of the God to touch the holy fruit. अब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि एथिक्स की क्लास है, फिर ये कुछ और ही क्लास बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिलीजन बहुत सेंसिटिव एलिमेंट होता है, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि क्रिश्चियनिटी में ह्यूमन के बर्थ को अपने आप में एक सिन माना गया है, द ओरिजिनल सिन जिसको कहा जाता है, तो इस वजह से वो प्रायश्चित किया जाता है, पाप करते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सिन, ये कोई पाप या धर्म नहीं है। इसीलिए सेक्सुअल जो चीज़ें हैं, मतलब जो भी फीचर्स हैं, वो दोनों ही रीजन में लग हो जाते हैं। यहाँ पे एडल्ट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट करता ही नहीं था, एग्जिस्ट करता ही नहीं था कभी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ से लगती, तो इसलिए जो इस वैल्यू सिस्टम में बड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी अंतरात्मा एक अलग वे में काम करेगी और यहाँ वाले की अंतरात्मा अलग वे में काम कर जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग उस टाइप के इन्वायरमेंट में हुई है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो डिटेलिंग है या बाकी जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो बार बार आते रहेंगे, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मैंने आपसे कहा है कि मोरालिटी इज डिराइव फ्रॉम योर कंसाइंस, ठीक है, मोरालिटी आपके कंसाइंस से आती है, और जो एथिक्स हैं आपके वो एक सुपर स्ट्रक्चर से आते हैं। सुपर स्ट्रक्चर कई फॉर्म में हो सकता है, रिलीजन, सोसाइटी, पीयर ग्रुप, फैमिली एंड योर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, ओके। लेकिन मोरालिटी बेसिकली आपके कंसाइंस से आती है, लेकिन ये कंसाइंस भी आपका अपना नहीं होता है। ये जो कंसाइंस होता है इट इटसेल्फ इज़ अ रिजल्ट और अ प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन, फैमिली, पीयर ग्रुप। भाई आपकी अंतरात्मा यहीं से तो मर रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं से वैल्यू सिस्टम आप ले रहे हैं, तो बस यहाँ कंसाइंस का एक नया एलिमेंट आ गया, ठीक है। एथिक्स डिफाइन द कोड दैट द सोसाइटी और द ग्रुप ऑफ पीपल एडहेयर टू, while morality delves into right and wrong at a much deeper level, both personal and spiritual. Morals define personal character, while ethics stress a social system on which those morals are applied. अब देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट मैंने अटैच किया, ठीक है, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। यही जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक समझाई है वही चीज़ें इनकैप्सुलेटेड हैं। एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इथोस, मोरल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोर्स, जिसका मतलब कस्टम होता है। उसका मतलब इथोस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, और इसका मतलब हो जाता है कस्टम। एथिक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव्स दैट द सोसाइटी गिव्स यू, ओके, that the society places over itself for regulating its functioning. Meanwhile, morality is a set of standard norm principle, वही चीज़ें हैं that an individual places over itself. सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपने आप पे कुछ नियम लगा रहा है, और यहाँ पे समाज उसके ऊपर वो नियम लगा रहा है, धर्म उसके ऊपर नियम लगा रहा है, लॉ उसके ऊपर नियम लगा रहा है। तो एथिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सोसाइटी प्लेसेस ओवर इटसेल्फ, इट इज़ अ मोरल कंपास, वो रिपीट हो गया, सॉरी। सोर्स ऑफ एथिक्स इज एक्सटर्नल बेसिकली, ठीक है, सोशल मिलेनियो। सोर्स ऑफ मोरालिटी इज बेसिकली इंटरनल रेजोल्यूशन। जैसे न्यू ईयर आता है ना,
ओके, तो हर न्यू ईयर पे आप कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, शराब छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, ठीक है, साकेत घूमने नहीं जाऊंगा, सीपी पे जाके कुछ कमेंट पास नहीं करूंगा किसी पे। तो ये जो इंटरनल रेजोल्यूशन होते हैं, जिम जाऊंगा, हालांकि वायलेट हो जाते कुछ टाइम बाद, लेकिन अगर कोई और आपको बोलेगा जिम जाने को, कोई और बोलेगा इससे सिगरेट छोड़ दो, तो आप वहाँ जस्टिफाई करने लगेंगे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। कहोगे कोविड पीरियड में वो भी मर रहे थे, हम भी मर रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ अंतर से आ रही है। एक बार आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि भैया ये चीज़ें छोड़ दो ना मर जाओगे, आप नहीं मानते हैं। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होता है आप सीवियर प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका लीवर फेल हो रहा है, तो आपको अंतरात्मा से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है तुरंत, ठीक है, कि भैया अब सुधर जाओ वरना आप निपट जाओगे। तो ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो एथिक्स आर अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ बिलीव्स, मोरालिटी इज मोर पर्सनल एंड दे कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे मैंने अभी कहा था, मोरालिटी इज डिराइव बेसिकली फ्रॉम द कंसाइंस एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए आ यूनिफॉर्म सेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है। ऐसा तो है नहीं कि अगर एक लॉ बना है तो पहले के लिए दूसरा है, दूसरे के लिए दूसरा है, तीसरे के लिए तीसरा है। लॉ सबके लिए समान है, रिलीजन सबके लिए समान है। कोई धर्म अगर किसी एक व्यक्ति को किसी चीज़ को करने को मना कर रहा है तो दूसरे के लिए कंसेशन तो दे नहीं देगा। लेकिन जो कंसाइंस होती है वो हर व्यक्ति की अलग होती है, 1 की अलग होगी, 2 की अलग होगी, 3 की अलग होगी। इसीलिए हर व्यक्ति की मोरालिटी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब यहाँ मोरालिटी में एक चीज़ याद रखिएगा, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, सब्जेक्टिव मोरालिटी और एब्सोल्यूट मोरालिटी। ये 2 वर्ड आते हैं, मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने भी एक वर्ड आपसे कहा था कि बिकॉज मोरालिटी इज कमिंग फ्रॉम द कंसाइंस और कंसाइंस में वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू डिफरेंट कंसाइंसेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स द मोरालिटी में ऑल्सो वेरी। मोरालिटी भी लोगों की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोरालिटी के 2 पार्ट होते हैं, यानी मोरालिटी को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ द सब्जेक्टिव मोरालिटी एंड द वन इज़ द एब्सोल्यूट मोरालिटी। एब्सोल्यूट मोरालिटी का मतलब होता है इट विल नेवर वेरी और चेंज, इट विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति के ऊपर भी वही एब्सोल्यूट मोरालिटी लगेगी जो कि आप पर है। एब्सोल्यूट मोरालिटी थिंकर्स का ये मानना था कि मोरालिटी इज़ यूनिफॉर्म। नैतिकता मतलब मोरालिटी की फॉर्म में हिंदी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, मिक्सअप हो जाएगा वरना। मोरालिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे जापान में हो, ठीक है। इस पर कोई विवाद ही नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हत्या करना एक समाज में पाप है तो दूसरे में बिल्कुल पुण्य का काम है। सब्जेक्टिव मोरालिटी क्या कहती है कि मोरालिटी इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव डिस्कोर्स एंड डिस्कशन, ठीक है। इट इज़ हैविंग सम डीपर इनसाइट्स, इट में वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आप इसे रिलेटिव मोरालिटी भी कह सकते हैं। मोरालिटी इज रिलेटिव, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, सोसाइटी एंड वट एवर द अदर फैक्टर्स में बी। तो एथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिज्म ऑफ अदर्स। एथिक्स क्या होते हैं, वो दूसरों के प्रिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे आपको किस वे में परसीव कर रहे हैं। मीन वाइल मोरालिटी इज मोर इंट्रिंसिक एंड इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, सब कोई, मैं जब वही वाली बात है ना, मैं भी यही सोचूंगा कि दूसरे मेरे बारे में सोच रहे हैं तो दूसरे क्या करेंगे, वही वाली चीज़ है। तो मोरालिटी मतलब क्या है, इट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल। और ये क्या होता है कि इट इज़ द प्रिज्म, 4 लोग क्या कहेंगे। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने किसी को कुछ कमेंट पास कर दिया तो 4 लोग क्या कहेंगे। और मोरालिटी ये कहती है कि मैंने सड़क पे जा रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ कमेंट पास कर दिया तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा कि मैंने सही किया गलत किया, ठीक है। इसीलिए मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव हो जाती है, बहुत यहाँ से खपाना पड़ता है। और एथिक्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिकॉज दे आर नॉर्म्स, दे आर वेल डिफाइंड, दे आर स्ट्रक्चर्ड बाई सम सुपर स्ट्रक्चर। और मोरालिटी एज आई ऑलरेडी सेड इट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन वंस कंसाइंस, ओके। एथिक्स आर यूनिवर्सल टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। मीन वाइल मोरल्स आर स्पेसिफिक टू अ कल्चर एंड सोसाइटी, ओके। एथिक्स डिटरमाइन व्हाट बिहेवियर इज राइट एंड रॉन्ग, मोरल्स आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स फीलिंग गुड और बैड। Ethics dictate what practical behaviors are allowed in a group. Meanwhile, moral reflect individual preferences, intentions, and internally set standard for a person. Ethics are followed because the society has decided the right course of action. समाज पहले से निर्धारित कर चुका है कि सही दिशा क्या है या गलत दिशा क्या है. Morality is followed because a person believes that this is the right course of action. व्यक्ति को स्वयं लगता है कि ये मेरे लिए सही रास्ता है. इसीलिए जब आप सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं, अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है तो आपकी मोरालिटी है, ठीक है. और अगर समाज ने 4 लोगों ने कह दिया है कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो वो थोड़ा सा एथिक्स वाला पार्ट चला जाएगा. बस मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए, ठीक है. A person who follows the ethical principles may not necessarily have a strong moral values.
एक व्यक्ति अगर कानून के डर से, लॉ के डर से, रिलीजन के डर से यानी धर्म के डर से, समाज के डर से यानी सोसाइटी के डर से कुछ नियमों का पालन कर रहा है, एथिक्स का पालन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़ हों। कुछ लोग दिखावे के लिए भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके स्टेटस बड़े प्यारे लगे होते हैं, ठीक है, बहुत नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी ये है कि वो लोगों के 2-2 हज़ार रुपये मार के बैठे हुए हैं। इस लेवल के उनके ऊपर है। यानी कि एक व्यक्ति अगर कानून का पालन करता है तो नॉट नेसेसरली ही इज़ अ मोरल मैन, ही मे बी इंटेंसिकली अ वेरी इमोरल पर्सन, बट इफ देर आर द सिचुएशंस व्हेन अ मोरल पर्सन वायलेट्स एथिक्स टू मेंटेन टू अपहोल्ड हिज मोरल वैल्यूज़, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कोई व्यक्ति अगर एथिकल प्रिंसिपल्स का पालन कर रहा है तो वो किसी डर के चलते हुए कर रहा है, उसको फियर है, किसका? लॉ का फियर है, कानून का, कि कानून मुझे जेल में डाल देगा इसलिए मर्डर नहीं करना है। रिलीजन का डर हो सकता है उसको, ठीक है, कि ऊपर जो चंद्रगुप्त बैठे मेरा हिसाब किताब लिख रहे हैं, कंधे पे बैठे हुए हैं, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो धर्मराज मेरे को पकौड़े बना के तलेंगे, ठीक है। लेकिन मोरालिटी अगर किसी आदमी के अंदर है तो कई बार वो एथिक्स का और लॉस का भी वॉयलेशन कर देता है टू मेंटेन हिज मोरालिटी। गांधी का एक स्टेटमेंट पढ़िएगा। गांधी जी जब अरेस्ट होते हैं, आई थिंक इट वॉज द केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और लेट्स से द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आई थिंक इट वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केस, ठीक है। तो उनसे कुछ पूछा जाता है कि आपने लॉस को वायलेट किया, तो उन्होंने कहा था कि वॉट सीम्स टू यू लाइक द डिफाइंस ऑफ द लॉ सीम्स टू मी एज द हाइएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। मुझे उनका यही एक फ्रेज आज तक याद हुआ है, हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। आपके लिए जो कानून का वायलेशन है वो मेरे लिए किसी भी नागरिक का हाईएस्ट ड्यूटी लग रही है मुझे, ठीक है। ये इन्होंने फेमस है किसी जज के सामने ये कोटेशन दी थी। और इसीलिए द राइट टू डिसेंट यहाँ से आता है। इफ़ आई एम नॉट एग्रीड विद अ पर्टिकुलर लॉ एंड आई रिगार्ड इट टू बी अनजस्ट, एक कानून बना है, एक एथिकल प्रिंसिपल बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कह दिया जाए कि भैया तुमको ये लड़की पसंद है, ठीक है, बट हमको पसंद नहीं है, ओके, तो मैं पूछूंगा किस ग्राउंड पे नहीं पसंद है। वो कहते हैं कास्टिज्म के बेसिस पे नहीं पसंद है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं पसंद है, या रेस के बेसिस पे नहीं पसंद है, या नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं पसंद है, एथनिसिटी के बेसिस पे नहीं पसंद है। तो मैं कहूँगा मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए एक ही चीज़ है, रविंद्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब ये नहीं है कि अगला आदमी मेरी भाई या बहन है। ब्रदरहुड का मतलब है मेरे लिए सब बराबर है। आई बिलीव इन द यूनिवर्सल इक्वालिटी, ओके। आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, रिलीजन, रेस, निकलिटी। इंसान है, उसके भी 2 आँखें, मेरी भी 2 आँखें। तो व्हाट मेक्स दैट पर्टिकुलर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम मी? उसके सींग तो निकले नहीं है, और निकले भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, सींग तो कट भी आते हैं। तो आप समझ रहे हैं बात को। जो एक मोरल आदमी होगा, ठीक है, वो कई बार एथिक्स और लॉ के भी वायलेशन पे चला जाएगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि एथिक्स, मोरालिटी एंड लॉ, द 3 में इनटू कन्फ्रंटेशन एंड वायलेशन विद ईच अदर। एथिक्स हमने पढ़ लिया, मोरालिटी हमने पढ़ ली, और लॉ जो होता है वो आप सबको पता है क्या होता है, कानून, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लॉ के द्वारा परमिसिबल नहीं है, लॉ किसी चीज़ों को बैन कर देता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें आपकी मोरालिटी कहती है कि वो चीज़ें ठीक है। जैसे गांधी जी के टाइम पे कानून बना, नमक कानून बना, सॉल्ट लॉ, ठीक है, कि आप अपने घरों पे नमक नहीं बना सकते हैं, कॉमर्शियल बेसिस पे नमक को बेच नहीं सकते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी की मोरालिटी ये कहती है कि इस नमक जैसी चीज़ के लिए, एक बेसिक चीज़ के लिए अगर हमें किसी पे आश्रित होना पड़े तो ये मेरे लिए मोरल नहीं है, तो ही स्टूड अगेंस्ट द लॉ, उसका वायलेशन करते हैं, ठीक है। सोशल एथिक्स पे जाते हैं, ठीक है। सती, उस समय के समाज के लिए सती एक एथिकल प्रिंसिपल था। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा कमिटेड या डिवोटेड अपने हस्बैंड के लिए तो उसे सती कहा जाता था। ये वर्ड वहाँ से आता है। इतनी ज़्यादा कमिटेड है कि उसका अगर पति मर जाए तो वो कहती कि उसकी चिता पे बैठ के मैं भी जलना पसंद करूँगी, लेकिन मैं समाज में नहीं रहूँगी जहाँ हर व्यक्ति मुझे एक बुरी नज़र से देखता है, जो मुझे एक परित्यक्ता के तौर पर देखता है, एक विधवा के रूप में देखता है कि इफ़ आई एम नॉट हैविंग द लाइक, मुझे अपने हस्बैंड का छत्र नहीं मिला है तो मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। तो उस केस में वो सुसाइड कमिट कर लेती है, ठीक है, अपने आप को जौहर कर लेती है, ऐसी कोई चीज़ कर लेती है। तो ये फ्यूडल में तो समझ में आता है, फ्यूडल सोसाइटी में जहाँ युद्ध होते थे और जो डिफीटेड आर्मीज़ होती थी उनकी वुमेन को, उनकी प्रॉपर्टी को लूट कर लिया जाता था वॉर बूटी के तौर पे। आपको पता ही है सब, अलाउद्दीन के टाइम पे सब नाटक होता था। अलाउद्दीन क्या, मुगल आर्मीज़, और उससे पहले सल्तनत पीरियड, उससे पहले अपने यहाँ के राजा भी ये सब करते थे, उसमें कोई बात ही नहीं। तो ऐसे केसेस में महिलाएं जौहर कर लेती थी, ठीक है। तो इट वॉज रिगार्डेड हाई इन हाई स्टीम और एज पर द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की मोरालिटी ने इसको मान्यता नहीं दी। जैसे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को ये कहना था, क्या एक स्त्री का कोई इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व नहीं हो सकता है? उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व क्या एक पुरुष पे ही आश्रित है और ना मेल पार्टनर? वो एक मेल मर गया, भाई पहले शादियां भी ऐसी होती थी, आदमी की उम्र मान लो 40 साल है और लड़की की उम्र 15 साल, उनकी शादी हो जाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लाइफ स्पैन पे जाइए, जब ये आदमी 80 साल का हो जाएगा तो ये औरत कितने की हो जाएगी? 35 साल की हो जाएगी। यही तो मैथमेटिक्स कितनी ही चलेगी, सॉरी गलत जोड़ दिया मैंने, 40 मैथ्स वीक हो गई मेरी, 55
ठीक है। एनीवे, अब मान लीजिए 80 का है, ये 55 की है, तो पॉसिबिलिटी है 80 पे मर जाएगा। अब बात को समझिएगा, ठीक है। और ये 55 की विडो हो जाएगी, तो चलो यहाँ तो तभी समझ में आता है। अब मान के चलिए एक आदमी की उम्र 60 साल रही हो और उसकी शादी 15 साल की लड़की से हो जाए, तो ये तो 10-20 साल बाद मर जाएगा। मान लो 70 साल पे मर जाता है और ये जो है 25 साल की होती है, तो इसके आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो ये बेचारी जौहर क्यों करे? क्या उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ थी इसी पर डिपेंडेंट थी? एथिकली तो डिपेंडेंट थी। एथिक्स, सोशल एथिक्स तो यही कह रहे थे ना कि सप्तपदी का कॉन्सेप्ट होता है। सप्तपदी का मतलब है एक बार अग्नि के फेरे लेके किसी के साथ में विवाह कर लिया, शादी कर ली, तो आपको पूरा जीवन उसी के साथ आपको यापन करना है। आप समझिएगा इस बात को। तो अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही कि एक जन्म है आपका, उसमें आपने एक के साथ शादी की, अब ये आदमी मर गया तो आपने दूसरे के साथ में शादी कर ली। जब अगला जन्म होगा आपका तो किसके साथ शादी करेंगे? पहले के साथ, दूसरे के साथ। सप्तपदी का वायलेशन हो जाएगा, 7 जन्मों का साथ है शादी, तो इसीलिए दूसरी शादी अलाउड नहीं थी। लेकिन फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, वो कहते हैं विडो रिमैरिज हो जानी चाहिए। इसलिए हो जानी चाहिए कि उनको लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोरली गलत है। यानी कि अभी हम फिर से वापस आए जहाँ पे हम कह रहे थे कि कुछ ऐसे सोशल एथिक्स होते हैं जो मोरालिटी के पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हैं। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि आई बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली एथिक्स ये कहते हैं कि आई शुड बिलीव इन द प्योरिटी ऑफ द ब्लड। वो मेरे फैमिली एथिक्स हैं। आप समझिएगा बात को। तो उस केस में यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। और लॉ और मोरालिटी में तो होता ही रहता है। कई बार ऐसे अनजस्ट लॉज बन जाते हैं, अगर नहीं बनते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे स्विच नहीं करना पड़ता। आपको पता है ये 1978 में मेनका गांधी पेज से पहले सुप्रीम कोर्ट जो था, इट वॉज अ बिलीवर ऑफ इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। उसने कहा कि लॉ बनाना जो है वो किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। एक बार पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि उस कानून का पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें तो वायलेशन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जब 1978 का मेनका गांधी केस होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज कर देता है, ठीक है। वो कहता है नाउ वी विल बी परस्यूइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात क्यों आती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसकी बात आती है वी विल नॉट जस्ट लुक इनटू द फेयरनेस ऑफ द, वी विल नॉट जस्ट लुक इनटू द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द लॉ, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द लॉ, बट ऑल्सो द फेयरनेस ऑफ द लॉ, फेयरनेस ऑफ लॉ, जस्टनेस ऑफ द लॉ, वेदर द लॉ वॉज मेड बाई द पार्लियामेंट वॉज फेयर एंड जस्ट। अगर वो अनजस्ट है तो उस केस में उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो किसी गलत मंशा से कानून बनाया गया है, क्योंकि वो कानून भी तो इंसानों ने ही बनाया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो सकता है ना। तो आपको क्लियर हो गया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ये एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ का ये सब क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे लॉ और मोरालिटी का कन्फ्रंटेशन हो रहा था, लॉ और एथिक्स का भी कन्फ्रंटेशन हो रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा 3 वर्ड होते हैं, एथिक्स, मोरालिटी और लॉ, और तीनों आपस में कंट्रावेंशन में आते हैं। और एथिक्स के पेपर में बार बार ऐसे केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है, ठीक है। बार बार केस स्टडी भी पूछी जाएगी और सब कुछ। अब जो हमने पढ़ा है ये उसी का समेशन है, जब PDF आपको मिलेगी आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं बचा है, बस कुछ कंपैरिजन लाइक एथिक्स इज द थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मोरल इज its practice. Ethics involves that the values a person seeks to express in a special situation. Moral refers to the way one sets about achieving this. ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, एथिक्स एक्सटर्नल रूल होते हैं, मोरल्स होते हैं पर्सनल प्रिंसिपल्स होते हैं। एथिक्स में वेरी बिटवीन इन्वायरमेंट, मीनवाइल मोरल्स में रियली चेंज। जैसे मैं अगर इंडिया में हूँ, मेरे अंदर एक पर्टिकुलर तरह के मोरल वैल्यूज़ हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि US जाके मेरी मोरालिटी बदल जाएगी। लेकिन इंडिया में जब रहूँगा तो एथिकल सेट्स अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ अलग है, वहाँ पे समाज अलग है। और जब US में जाऊँगा तो मेरे एथिकल स्टैंडर्ड बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोरालिटी तो नहीं बदलेगी मेरी, ठीक है। इनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट भी होते हैं, राइट एंड द रॉन्ग कंडक्ट, ठीक है। वही वेन डायग्राम की तो समझाया। अब एक बड़ा प्यारा सा मुझे कोट मिला था, इसके बारे में आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको एक कोटेशन मिलती है, इलैबोरेट करके लिखा होता है, ठीक है। अबाउट मोरल्स आई नो ओनली दैट व्हाट इज मोरल इज व्हाट यू फील गुड आफ्टर एंड व्हाट इज इमोरल इज व्हाट यू फील बैड आफ्टर। यानी कि मोरल हर वो चीज़ है जिसे करने के बाद आपको एक सुख की प्राप्ति होती है, आपको अच्छा लगता है, और इमोरल वो है जिसे करने के बाद आपको कुछ बुरा लगता है। जैसे किसी भिखारी को थप्पड़ मार दी, उसके पैसे छीन लिए, कोई बुजुर्ग सा आदमी जा रहा है उसको धक्का दे दिया आपने, हो सकता है उस समय आपको बड़ा उस टाइप का लगे, लेकिन बाद में आपको गिल्टी फील होगी, ठीक है। मोरालिटी में 3 शब्द आते हैं, मोरल, इमोरल एंड एमोरल एक्शन, ठीक है। तो इमोरल जो होता है मोरल का अपोजिट होता है, ठीक है। अ मोरली एक्शन गुड हैज़ टू बी अ मोरल एक्शन एंड अ ह्यूमन एक्शन। एक्शन इज मोरल ओनली इफ इट इज डन फ्रीली इन व्यू ऑफ द एंड। अब समझिएगा बात को। मोरल मतलब होता है नैतिक, सीधी सी बात है। इमोरल का मतलब क्या है? नॉट ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर मोरल रूल। इमोरल एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर मोरली बैड एक्शंस, लाइक इंसेस्ट, अपने रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व हो जाना, होमिसाइड, कई लोगों को मार देना। एमोरल का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। दे आर नॉट रेलिवेंट टू और कंसर्न विद द मोरल्स, मतलब वो मोरल्स से डील ही नहीं करते हैं,
जैसे छींकना है, खांसना है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी मोरालिटी पे आप डिस्कशन कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। लाइक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो मोरल इमोरल तो बहुत आसान है समझना। मोरल मतलब होता है सही, और इमोरल का मतलब तो कुछ हद तक गलत, ठीक है, मोरालिटी का वायलेशन। ए मोरल वर्ड जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ए मोरल या नॉन मोरल, वो ना ही मोरल है ना ही इमोरल है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मोरालिटी लागू नहीं होती है, लाइक एक्शंस ऑफ इनमेट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं आपके, ठीक है, फ्लड, फैमाइन वगैरह आ गया, तो इसके लिए आप किसको दोष दोगे? अगर किसी आदमी ने दूसरे को मारा तो आप उसकी मोरालिटी पे क्वेश्चन लगा सकते हो कि आपने किसी की जान ले ली। लेकिन अगर वहीं पे एक फ्लड आ जाता, उसमें 1-2 लाख लोग मर जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह में लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, तो आप कहते रहे भगवान हम तो आपकी वहाँ पूजा करने आते, आपने हमारी जान ले ली। तो आप भगवान को आप डेटी मानते हो, लेकिन रियलिटी में तो नेचर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो एक नेचुरल इवेंट था। आपने देखो पहाड़ खोदे, आपका कार्मिक लॉ था, आपने पहाड़ों को खोद के सॉइल को लूज कर दिया, वहाँ आपने पेड़ काटे, तो कहीं ना कहीं तो रिपरकशन निकलेगा, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टडाउन होता है, फ्लैश फ्लड होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जाने जाती। तो आप इनमेट ऑब्जेक्ट्स को मोरालिटी के पैमाने पर खड़ा ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडेफिनेट एक्शन होते हैं बियॉन्ड द मोरल स्फीयर, तो इस पर मोरल चर्चा हो भी नहीं सकती है। रिफ्लेक्स एक्शन, वही जैसे मैंने कहा नहीं, ऑटोमेटिक इमीडिएट होते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेना, एक्सीडेंटल एक्शन हो जाते हैं कभी कभी। और वही वाले जो बच्चे होते हैं जो एक रीजनिंग की एज से कम होते हैं। अब 5-6 साल का बच्चा है, ठीक है, आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो, आपने उसे गोद में लिया, उसने यूरिनेट कर दिया, आप ये थोड़ा ना कहोगे बेटा तुमने इमोरली बिहेव किया। डोनाल्ड ट्रंप का के ओवल ऑफिस में, अब यही मैं एग्जांपल लूँगा, एलन मस्क का बेटा, ठीक है, एलन मस्क का जो सन था, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके सामने ओवल अपनी डेस्क पड़ी हुई थी, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। अब ये यहाँ पे भटक रहा है, उसके बच्चे की उम्र क्या रही होगी, 4-5 साल रही होगी। अब वो अपनी नाक में उंगली डाल रहा था, उस टेबल पे पहुँच रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप, मैं उस दिन वीडियो में भी देख रहा था, उसको गुस्से से देख रहा था। अब वो तो बच्चा है, छोटा सा अबोध बालक है, तुम ये थोड़ा कहोगे कि वो इंडिसेंट वे में काम कर रहा है, इमोरल तरीके से काम कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये ओवल टेबल ही बदलवा दी, इतना घिना के वो, अरे बच्चे की नाक है यार, तुम्हारा अपना बच्चा होता वो टेबल बैठ के यूरिनेट कर देता, फिर तुम क्या करते? एलन मस्क का बेटा था। अब यहाँ गलती किसकी थी? यहाँ गलती थी एलन मस्क की, क्योंकि देखो ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इसकी एक डिग्निटी होती है, यहाँ पे जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर होते हैं। आपका बेटा वहाँ खेल रहा है, कूद रहा है, मोदी जी भी मिलने गए थे तब भी यही काम हुआ था वहाँ पे, तो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। तो गलती यहाँ उसके बेटे की नहीं है, गलती यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं, गलती यहाँ एलन मस्क की थी, ठीक है। क्योंकि जो एक्शंस ऑफ चिल्ड्रन होते हैं बिलो द एज ऑफ रीजनिंग, उनको आप मोरालिटी के कंपास में नहीं रख सकते हैं, दे आर बेसिकली ए मोरल एक्शंस, ओके। अब कोई बच्चा पागल है मान लो, ठीक है, बच्चा नहीं छोड़ दिया, आदमी पागल है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को और मोदी जी में अंतर नहीं करेगा, और वहाँ एक रिक्शा वाला बैठा होगा उसमें भी अंतर नहीं करेगा, भिखारी में भी अंतर नहीं करेगा, वो किसी को भी थप्पड़ मार सकता है। फिर आप ये नहीं कहोगे प्रोटोकॉल का वायलेशन हो गया, तो उसको वहाँ या तो अलाउ मत करिए, या अलाउ करिए तो रिस्ट्रिक्शन के साथ करिए। तो ठीक है, बच्चा हो, पागल हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई इनमेट ऑब्जेक्ट हो, उनको मोरालिटी के पैरामीटर्स पे नहीं रखा जाता है। तो यही मोरल, एमोरल और इमोरल की डिफिनेशन होती है, ठीक है। ह्यूमन एक्ट को रखा जाता है, ठीक है, डिलिबरेटली, विलिंगली एंड फ्रीली किया जाए टू अचीव एन एंड, ठीक है। फिर वही सब सब्जेक्टिव इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर मोरालिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने पहले बातें की थी, रिलीजियस मोरालिटी बेस्ड ऑन द सोर्सेज, नैतिकता के वो पैमाने, मतलब वही मैंने कहा ना, नैतिकता वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एथिक्स और मोरालिटी दोनों का मतलब ही नैतिकता हो जाता है हिंदी में, बट हम इंग्लिश में बात करें तो मोरालिटी जब रिलीजन से आए, रिलीजियस वैल्यूज से आए, तो उसको रिलीजियस मोरालिटी कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि मॉडर्न मोनोथिस्टिक रिलीजन्स दे डिफाइन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड रॉन्ग बाय द रूल्स एंड लॉज सेट फॉर्थ बाय द गॉड्स एंड कमांडमेंट, वही जो एथिक्स में आपने पढ़ा था, ठीक है। इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म हो, इसने कमांडमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था ये नैतिक है, अनैतिक है, मतलब मोरल है या इमोरल है। पॉलिस्टिक जो रिलीजन होते हैं वो लेस एब्सोल्यूट होते हैं, उसमें कोई डिवाइन कमांडमेंट जैसी चीज़ नहीं होती है। इट इज़ लीविंग टू द पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक डिबेट एंड वॉट एवर इंटरप्रिटेशन यू आर मेकिंग। इवन बुद्धा व्हेन ही वॉज अलाइव ही नेवर रोट अ बुक, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी, इन्होंने अपने कभी भी, मतलब जो भी इनके संवाद हुए थे या इनके डिक्टम्स थे, उसका कभी भी कंपाइलेशन नहीं किया। इनके मरने के बाद में बौद्ध गोष्ठियाँ हुई थी, और मैं लास्ट टाइम ओशो को सुन रहा था तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उनको सेकंड बुद्धा कहते हैं। तो बुद्धा के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या, उपनिषदों के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या ओशो नहीं दी है। मैं आपसे सुनने को नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ जो मैंने जहाँ से सोर्स लिया था। तो वो कहते हैं कि जो बुद्धा जब अलाइव थे तो उन्होंने तो कभी कोई धर्मग्रंथ लिखा नहीं। अब उनके मरने के बाद में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, अब उसमें उन्हीं के शिष्य बैठते हैं, स्पेशली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, और उन्होंने बुद्ध के स्पीचेस या उसमें से जो सुना उसी को डिस्कशन किया, उसको कंपाइल करके त्रिपिटका उन्होंने लिख दी। त्रिपिटका, वही विनय पिटका, सूत पिटका एंड द अभिधम पिटका। अब यहाँ हो क्या रहा था कि देखिए, एक होता है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे पढ़ाने का कुछ तरीका कुछ और होगा, मैं एग्जाम्पल्स कुछ अलग तरीके से लूँगा। अब मान के चलिए आप में से कोई स्टूडेंट है, वो ये क्लास किसी रीज़न से अटेंड नहीं करता, अभी तो चलिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन मान लीजिए ये एक ऑफलाइन क्लास होती, ठीक है, आपका एक दोस्त क्लास में नहीं आया, वो आपको फ़ोन कर कहता है मेरी तबीयत खराब थी, मैं आया नहीं, तुम अच्छे से समझ लेना और तुम मुझे समझा देना। तो आप जब उसको जाके समझाएंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे कई बार, क्योंकि
ज़रूरी नहीं मैंने आपको 100 चीज़ें बताई, तो हो सकता है आपको 80 चीज़ें समझ में आएँ जिसमें से आपको 50 चीज़ें याद रहेंगी। तो जब आप अपने दोस्त को समझाएंगे तो इन्हीं 50 चीज़ों में से समझाएंगे, जिसमें से सिर्फ वो 30 चीज़ें समझेगा और उसे 10 चीज़ें याद रहेंगी। तो एग्ज़ाम में वो इसी 10 में से लिख के आएगा। इसीलिए जब बुद्ध ने स्पीच दिया तो उनके शिष्यों ने सुना, उनके शिष्यों ने त्रिपिटका लिखी, बुद्ध ने नहीं लिखी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने का डर होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या होती है, जो पॉलिथिस्टिक रिलीजियस ट्रेडिशन होते हैं दे आर लेस एब्सोल्यूट इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे कभी भी डिक्टम्स नहीं दिए गए थे, किसी भी भगवान ने कोई वो नहीं दिया। इनफैक्ट जो भगवद गीता भी लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। अब वेद व्यास है तो पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट हो, अब हो ही सकता है प्रेजेंट रहे हो महाभारत के युद्ध में, खड़े होकर देख ही रहे हो वहाँ पे, या फिर कृष्ण ने ही लिख दिया होता। तो जो भी व्यक्ति किसी और की सूक्तियों को, किसी और की मतलब वक्तव्यों को किसी फॉर्म में कंपाइल करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कहूँ थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, निश्चय होने की कोशिश होती है। एनीवे अब्राहमिक रिलीजन में डिक्टम्स दिए गए हैं, वो अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स लिए हैं, इनको लिखने की कोशिश की। मोरालिटी is doing what is right regardless of what you are told. Religion is doing what you are told regardless of what is right, and that basically segregates the two. Religion वो है जो आप करते हो irrespective of what is right, क्योंकि किसी के द्वारा वो कहा गया है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। You can't raise a question over the religion. आप ये नहीं कह सकते हो कि खाने से पहले हमें नहाना क्यों चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग करोगे तो वो आपको लग भी में बता देंगे कि हाँ भाई खाने से पहले आप नहा लीजिए, खाने के बाद मत नहाइए। आपकी बॉडी को हीट चाहिए होती, टेम्परेचर चाहिए होती खाने के डाइजेशन में, बाद में नहा लोगे तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं आपको अच्छे से। लेकिन रिलीजन में क्या है, आपको कोई चीज़ कह दी गई, उसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकते हो, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं। लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं। आपको करना है रिगार्डलेस ऑफ वॉट इज़ राइट। मोरालिटी इज डूइंग वॉट इज़ राइट रिगार्डलेस ऑफ वॉट इज टोल्ड। तो कई बार इस पर लिखने की आप आंसर कोशिश कर सकते हैं, इसको एक सेंटेंस में फ्रेम करिए, लिखने की कोशिश करिए, एंड दैट इज द बेसिक कंटरवेंशन बिटवीन द मोरालिटी एंड रिलीजन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। मैकियावेलीज व्यूज ऑन द रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन वॉज नेसेसरी फॉर अ मैन सोशल लाइफ एंड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। द इन्फ्लुएंस इट विल्डेड ओवर द पॉलिटिकल लाइफ विद इन द स्टेट मेड इट इंपॉर्टेंट। इट वॉज नेवर एन एंड इटसेल्फ। प्रिंसेस एंड द रूलर्स यूज्ड इट एट अ पॉलिटिकल टूल विद द केयर। यानी मैकियावेली का कहना था कि राजाओं और सत्ताओं ने हमेशा धर्म का प्रयोग अपनी सत्ता को बरकरार करने के लिए किया है, एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया है, ठीक है, धर्म युद्ध के रूप में किया है। होता यही था। अब बाबर जब भारत आया, युद्ध लड़ रहा था, हारने लगता है तो वो चिल्ला देता है कि इसका नाम मैं जिहाद दे रहा हूँ। वो अपनी शराब की बोतलें तोड़ देता है, लोग जूझ जाते हैं युद्ध करने में, और उसका जिहाद जो वर्ड था वो वॉर के सिंक्रोनस में यूज़ होने लगा। पहली बार ये क्वेश्चन आता है ना, जिहाद का वर्ड पहली बार किसने किया था वॉर पे, तो इसी ने किया था, बाबर ने किया था। तो रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल एट टाइम्स। जब रिलीजियस क्रूसेड्स होती हैं यूरोप में तो यही होता है, जो पोप थे और यहाँ के ओटोमन एम्पायर वाले थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था, सबने अपनी आर्मी बना के रखी हुई थी और सब अपना अपना धर्म युद्ध लड़ रहे थे। तो मैकियावेली यही कहता है कि रिलीजन वॉज सपोज टू बी फुल ऑफ वैल्यूज़ बट इट हैज़ मोर टर्न आउट टू बी अ पॉलिटिकल वेपन, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट मिलता है तो आप उस पर लिख सकते हैं, रिलीजन इज़ गुड ओनली इफ इट ब्रिंग्स पीस एंड ऑर्डर लीडिंग टू गुड फॉर्च्यून एंड सक्सेस, ठीक है। You don't need religion to have morals. If you can't determine right from wrong, then you lack empathy, not religion. It is not a controversial quote. It is a very famous quote from some anonymous author. Okay, and I've taken it over here so that you can write answer on it if you don't find it offensive. Religion get its morality from us. We don't get our morality from our religion. क्रिस्टोफर हिचिंस से बहुत अच्छे थिंकर हैं, उनका स्टेटमेंट है रिलीजन जो है वो अपनी मोरालिटी हमसे पाता है, हम अपनी मोरालिटी हमसे नहीं पाते। हमारी मोरालिटी के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, कंसाइंस हो सकता है। हमारा कंसाइंस जरूरी नहीं, एक क्या नास्तिक आदमी होता है, अनीश्वरवादी व्यक्ति, उसके अंदर क्या कोई मोरालिटी नहीं होती है। या आप ये कहेंगे कि जो एक धार्मिक व्यक्ति होता है बहुत ही मोरल आदमी होता है, धार्मिक मतलब रिलीजियस मैन, नॉट दैट एथिकल वाला थिंग, ठीक है। अगर ऐसा होता तो दुनिया कितनी अच्छी हो गई होती। रिलीजन वर्सेस मोरालिटी, मैंने एक चार्ट ऐड करने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल एथिक्स की बात करें, बिलीफ एंड द वैल्यूज सर्व द पर्सनल नीड ऑफ द इंडिविजुअल, कॉमन गुड एथिक्स, कॉमन गुड मोरालिटी, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, रिलीजन एग्जिस्ट ट्रांसजेशनली एंड डिपेंडेंट ऑफ पर्सनल कंट्रोल। एक इंस्टीट्यूशन की तरीके पे काम करता है। जो मोरालिटी होती है या स्पिरिचुअलिटी होती है वो एक व्यक्ति के अंदर से आती है और वो चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी दिखाई देती है, हेजमनी दिखाई देती है, कोएडजिव होती है, लोगों पे थोपी जाती है, मतलब धर्म के पर्सपेक्टिव में। और मोरालिटी जो होती है वो पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, ठीक है। मैं अपने लाइफ स्पैन में अपनी मोरालिटी को चेंज कर सकता हूँ। देयर वॉज अ वेरी गुड थिंकर एंड ही सेड इफ़ आई हैव रिटन 2 books और 3 books, आई एम टॉकिंग अबाउट MK गांधी, क्योंकि गांधी जी के साथ एक प्रॉब्लम थी। अगर उन्होंने 4 किताबें लिखी, चारों में कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज़ लिखे होते थे, तो किसी ने उनसे पूछा आप अपनी ही बातों का कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि आई कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग ओवर माई सेल्फ,
ठीक है। तो अगर आपको मेरी किसी 2 बातों में कॉन्ट्रवेंशन मिले तो कोशिश करिएगा मेरी बात की बात सुनिएगा। हो सकता है मैंने अपनी पुरानी बात पे इम्प्रोवाइजेशन किया हो। इसका कहने का मतलब ये है इनका कि जो मोरालिटी होती है वो इम्प्रोवाइज कर सकती है। भाई मैं 5-6 साल का हूँगा, मेरी मोरालिटी अलग लेवल पे होगी। आज की डेट में एक्सपीरियंसेस के चलते हुए मेरी अंतरात्मा में भी बहुत परिवर्तन आया है। मैंने बहुत सारा वैल्यू सिस्टम लिया, मैंने बहुत लोगों को सुना है, मैंने बहुत पढ़ा है, तो मेरा वैल्यू सिस्टम काफ़ी हद तक चेंज हो गया होगा। ठीक है। तो मोरालिटी के 2 भाग होते हैं। पहली थी रिलीजियस मोरालिटी, जिसको हमने भी पढ़ा, और रिलीजियस मोरालिटी का मतलब था वो मोरालिटी जो रिलीजन से आती है। ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ ने रिलीजन और मोरालिटी में अंतर भी किया पढ़ा। उसी तरीके से एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो मोरालिटी जो आपके संविधान में अंतर्निहित है। और संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में, क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का बार बार जजमेंट आता है, बार बार ये फ्रेज यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। It is a term that refers to the adherence to the core principles of the constitutional democracy, reflects the spirit of the constitution based on the values like the individual autonomy, freedom, liberty, equality, dignity, right to privacy, obviously, social justice and the rule of law. Rule of law का जो conceptualization था बहुत पहले हुआ था, बट जो आपके A.B. डाइसी थे, ठीक है, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज किया था। और उसमें जैसे होता नहीं है कि लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन और लॉ शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड, देयर शुड बी द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, नो जस्ट अनजस्ट लॉज एंड समथिंग शुड बी देयर। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी में आपने पढ़ी होंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बार बार डिबेट उठती है सेकुलरिज्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आता है कि नहीं आता है। राइट टू फ्रीडम, ओके, राइट टू ओपिनियन। अब आप रविन्द्रनाथ टैगोर पे जाएँ, उन्होंने कितनी प्यारी कविता लिखी है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इन टू दैट फ्रीडम ऑफ हेवन माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। उस कविता को कभी पढ़िएगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ तो उनको एक पोएम चाहिए थी प्लेज के तौर पे कराने के लिए, तो मैंने उनको यही पोएम सजेस्ट की थी। तो उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन अभी वहाँ पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ कंसेप्ट दैट रिफर्स टू, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस पोएम बाय टैगोर। आप इसको कहीं भी एथिक्स में कोट कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट द फ्रीडम एंड द लिबर्टी ऑफ द माइंड. Constitutional morality refers to the principles and values underlying in a constitution that determines the action of both the government and the citizenry. It was propounded by George Grote in the 19th century and used as a paramount reference in form of the constitution by B.R. Ambedkar. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में B.R. अम्बेडकर ने इसका पहली बार यूज़ किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड एट बेस्ट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क necessary but not sufficient condition for such a transformation. To be effective, constitutional laws need to rest on the substantum of constitutional morality. ठीक है। ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक चार्ट में ऐड किया, लाइक राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वही द लॉ शुड बी जस्ट एंड फेयर। ओके। प्रीएम्बल, इसमें सारी वैल्यूज इंश्राइंड है। रूल ऑफ लॉ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंडिविजुअल लिबर्टी हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन आता रहता है और साथ साथ में एथिक्स में भी पूछा जाता है। ठीक है। वही सब है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, डिग्निटी, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल, यही सब चीज़ें हैं। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होनी चाहिए, जिसमें चाहे पदाधिकारी हो चाहे कॉमन सिटीजन हो, लॉ की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, कि स्टेट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और आपको पता ही है कि वहाँ क्वेश्चन आवर होता है, मोशंस वगैरह होते हैं, जिसके द्वारा इसको अकाउंटेबिलिटी तय होती है। और इन दोनों की अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी चेक करता है, बिकॉज इट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को चेक्स एंड बैलेंसेज कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है लिस्ट 1, 2, 3। ठीक है। यूनियन, स्टेट, सबकी पावर को डिफाइन कर दिया गया अलग अलग, कोई किसी में नहीं घुसेगा। ठीक है। जुडिशरी का कंडक्ट कभी भी लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं होगा अनलेस अनटिल इम्पीचमेंट होना है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा, बीट द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में आता है, ताकि जो देश है अच्छे तरीके से चल सके। एथिकल गवर्नेंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेज हैं, हालांकि एथिक्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर हुआ, लता सिंह केस में इंटर रिलीजियस कपल्स, इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ कर दिया गया था, सेविंग देम फ्रॉम हरासमेंट। मनोज नरूला केस था 2014 का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन किया गया था, टू बो डाउन द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एक्ट इन अ मैनर वायलेटिव ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, ये जजमेंट सब याद रखिएगा। वैसे हमने कोशिश किया कि एक आपकी स्लाइड बनाने की कोशिश करूँगा। आई विल टेक अ लेक्चर ऑन द एमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। ठीक है। सबरीमाला टेम्पल में औरतों की जो एंट्री वगैरह अलाउ करनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कैसे कंटरवेंशन में आ रही थी। ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग द वुमेन एंट्री, तो ये यंग लॉयर एसोसिएशन 2018 केस था, उसमें डिस्कस हुआ था सबरीमाला केस में। नवतेज सिंह जौहर ये आईपीसी के डिस्कस कर रहे थे, क्रिमिनलाइजिंग द होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी रिलेटेड और भी केस थे, लाइक नाच फाउंडेशन केस था 2009 का। ठीक है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, ये सब चीज़ें थी। जोसेफ साइन यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, एडल्ट्री से रिलेटेड। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में जजमेंट। शक्ति वाहिनी का केस था इंटरफेथ मैरिजेस को लेके। ठीक है।
मोरल एब्सोल्यूटिज्म एंड मोरल रिलेटिविज्म, ये पहले बता चुका हूँ। जब आपकी मोरालिटी पूरी दुनिया में समान रूप से हर समाज में लागू हो, उसे एब्सोल्यूटिज्म कहेंगे। सम यूनिवर्सल वैल्यूज दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, यानी वन मोरालिटी इज गोस यूनिवर्सल, तो उसको मोरल एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, एप्लीकेबल टू एवरीवन। मोरल रिलेटिविज्म ये कहता है इट इज मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, इट morality varies from individual to individual because conscience of each individual is different, so that's why morality can never be uniform। तो moral relativism यही कहता है कि if you look at the different cultures या different period in the history, they will have different set of the moral rules, that's why it is subjective in nature, each people everyone is having some different set of morality, इसीलिए it is subject to subjectivism। वही चीज़ है। इमोटिविज्म होता है कि मोरल क्लेम्स आर नो मोर द एक्सप्रेशन और अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। परसेप्टिविज्म होता है एथिकल स्टेटमेंट्स आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिकमेंडेशन। सुपरनेचुरल, ये सब की वर्ड्स हैं, बस एक एक लाइन में मतलब है। सुपरनेचुरलिज्म मतलब जो एथिक्स होते हैं वो रिलीजन से आप सेपरेट नहीं कर सकते, द टू आर इंटरट्विन्ड, ठीक है। द ओनली सोर्स ऑफ मोरल रूल्स इज गॉड। तो बेसिकली जो इग्लास्टिकल लॉज होते हैं या क्रिश्चियन या थियोलॉजियन स्टेट्स होते हैं, ये सुपरनेचुरलिज्म पे बिलीव करते हैं। इंट्यूनिज्म का मतलब होता है गुड एंड बैड और रियल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी देयर कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। फिर बाकी कॉन्सिक्वेंशियल वगैरह हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे की आपकी क्लास होगी, ज़्यादा एक्सीड कर रही है, ठीक है। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये सब हम टाइप्स ऑफ एथिक्स एथिकल थ्योरीज में देख लेंगे, ठीक है। सिचुएशन एथिक क्या होते हैं। लॉ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था लॉ और मोरालिटी की डिबेट में, ठीक है। लॉ हैज़ अ लीगल बैकनिंग, इट मस्ट रिजल्ट इन द कॉमन गुड, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल, इट क्रिएट्स अ मिनिमम मोरालिटी इन द पब्लिक लाइफ। ये लॉ के बारे में। टाइप्स ऑफ लॉ क्या होते हैं। रिलीजियस लॉ हो सकते हैं, कस्टमरी लॉ हो सकते हैं, सोशल लॉ हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकते हैं। लॉ का मतलब ये नहीं है हमेशा संविधान से बना हुआ। रिलीजियस यानी धर्म के आधार से भी लॉ बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, धर्म कानून या धर्मशास्त्र। जैसे अगर मैं बात कहूँ मनुस्मृति की, ठीक है, मनुस्मृति या धर्म सूत्र, तो ये क्या थे, बेसिकली रिलीजियस लॉ थे। दोज लॉज विच आर हैविंग अ रिलीजियस सैंक्टिटी। कस्टमरी लॉ का मतलब क्या होता है, ऐसे लॉ जो किसी कस्टम के थ्रू प्रिवेल हुए हैं या किसी उनका ओरिजिन जो होता है सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से आया। हम ये चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा करते थे, उनके बाप दादा करते थे, ठीक है। सोशल लॉ का मतलब है क्योंकि समाज में वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, समाज ने ऊपर एक नियम बना रखा है, तो वो एक लॉ के रूप में इवॉल्व हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो एक बुक है, एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक इंस्टीट्यूट की फॉर्म में, जिसे देश का संविधान कहा जाता है, तो वहाँ से जो लॉ बनेगा उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एथिकल वर्सेस लीगल, कई बार एथिक्स आपके लॉ के कंट्रावेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी देश में होमोसेक्सुअलिटी बैन हो, ठीक है, अब बात को समझ रहे हैं, लेकिन एथिकली आपको लगता है, मोरली आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, तो कंट्रावेंशन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वो लोग उसको लेके कानून बदल दें, तो ऐसा थोड़ी ना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं एथिक्स वर्सेस लीगैलिटी के। जैसे एक तो गांधी जी का एग्जाम्पल था नमक कानून को लेके, कि लीगली कानून बनाना, नमक बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन गांधी जी को एथिकली लगता था कि इट इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, तो कंट्रावेंशन हो गया वहाँ पे। सोशल रिफॉर्मर का एग्जाम्पल था, 20th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर थे, दे अर्ज द सिटीजन टू डिसोबे लॉ, यानी एथिक्स और लॉ कंट्रावेंशन में हो रहे थे, टू प्रोटेस्ट वॉट दे रिगार्डेड एज अनजस्ट एंड फेयर, इमोरल। सती वही चीज़ थी, सती जो थी वो एथिकली परमिसिबल थी बट लीगली परमिसिबल नहीं थी, ठीक है, मोरली भी परमिसिबल नहीं थी। विडो रीमैरिज, टेम्पल एंट्री के साथ भी वही केस है कि आज भी सोसाइटी में लीगली तो सबको राइट मिला हुआ है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए कानून है, लेकिन अभी भी समाज में भेदभाव तो होता ही है। चाइल्ड मैरिज को लेकर भी वही चीज़ है, कानून बना हुआ है, बंद है, लेकिन एथिकली वो चीज़ परमिसिबल हो रही है कई जगहों पे। एबॉर्शन में भी रिगार्डेड एज लीगली रॉन्ग बट फॉर अ रेप विक्टिम इट में बी अलाउड ऑन द एथिकल ग्राउंड्स। आपको पता ही है जब इंडो पाकिस्तान वाला वॉर हुआ था 1971 वाला, तो उस समय एक बहुत विवादित बयान आया था मदर टेरेसा का। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो भगवान की देन होते हैं, तो भले ही वो रेप से हो रहे हैं लेकिन देयर लाइफ्स कैन नॉट बी टेकन। बट बात क्या थी कि उनकी मदर से पूछा तो गया नहीं था, मतलब प्रेग्नेंट करने से पहले, तो बेसिकली सेक्सुअल राइट जैसी चीज़ भी होती है, तो उसको प्रेग्नेंट होना है, बच्चे को पैदा करना है कि नहीं करना है, ये वुमेन का राइट होता है, तो वहाँ पर आप उसमें नैतिकता नहीं डाल सकते हैं, है ना, यही सब चीज़ें उसमें। तो अबॉर्शन में भी रिगार्डेड एज लीगली रॉन्ग। अगर किसी देश में कानून बना है कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए केस चला जाता है कि भैया डिस्कस कर लो, देख लो कि वो जो ड्यूरेशन आपने डिफाइन कर रखी है कि इसके बाद अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है जाइगोट फॉर्म में हो गया, इट विल अमाउंट टू टेकिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जब तक बच्चे की हार्ट बीट वगैरह नहीं आती, तो इसीलिए उन्होंने 24 हफ्ते या 36 हफ्ते का हिसाब किताब बना रखा है अबॉर्शन लॉज में। अमेरिका में तो और रिजिड है लॉज, कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ गई है, ठीक है। तो इट कैन बी अलाउड ऑन द एथिकल ग्राउंड्स। स्लेव ट्रेड वो कभी लीगल हुआ करता था वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, लेकिन एथिकली तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। अपार्थाइड लॉज हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था किसी समय में, लेकिन एथिकली ये चीज़ें गलत थी, ठीक है। नाजी रिजीम, इसको आप क्या कहेंगे, उस समय लीगली परमिसिबल थी, हिटलर का कानून चल रहा था, लेकिन एथिकली क्या नाजी सही थे। क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, आईपीसी के अंतर्गत होमोसेक्सुअलिटी एक टाइम में लीगलाइज थी, मतलब इलीगल थी, ठीक है, उन्होंने क्रिमिनलाइज कर रखा था उसको, लेकिन क्या एथिकली
आप किसी के पर्सनल कंडक्ट को, पर्सनल सेक्सुअल कंडक्ट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ एडल्ट्री के साथ आती है, वही चीज़ प्री और पोस्ट मैरिटल के साथ आती है। देन देयर आर सम एग्जांपल्स विच आर एथिकल बट नॉट लीगल, ठीक है। स्टार्टिंग द पेंशन इफ सम ओल्ड एज पर्सन डजेंट हैव अ एज प्रूफ बट इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ अ सीनियर सिटीजन। ये आपको केस स्टडी में बहुत सारे मिलते हैं। अब आपके पास कोई आदमी आता है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आधार वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है, तो एथिकली और मोरली आपका मन कर रहा है हेल्पफुल नेचर होने का, फिलंथ्रॉपी करने का, लेकिन लीगली आप नहीं कर सकते उसकी मदद, क्योंकि आप फिर फंस जाओगे। स्टीलिंग फूड मेडिसिन टू सेव समवन लाइफ, एथिकली ये चीज़ करेक्ट है बट लीगली रॉन्ग है, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो। ब्रेकिंग सिग्नल टू सेव अ लाइफ, अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है 2 मिनट लेट हो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रैफिक नॉर्म का वायलेशन कर रहे हैं तो लीगली गलत हो जाएगा। देन सम एग्जांपल्स ऑफ लीगल बट नॉट एथिकल, कुछ चीज़ें लीगल हैं लेकिन वो एथिकल नहीं है, जैसे रिमूविंग स्लम्स। अब हमारे लिए डीएम के रूप में पोस्टेड हैं, आपको ऊपर से ऑर्डर मिल जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि आपको स्लम्स को हटाना है। बरसात का टाइम चल रहा है, ठंडी का टाइम चल रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इन लोगों को हमने हटा दिया तो इनका हैबिलिटेशन हम कहाँ करेंगे, इनका विस्थापन कहाँ करेंगे। तो एथिकली आपको लग रहा है, लेकिन इतने लोगों को आप अपने घर तो ले नहीं आ सकते, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपको डिमोलिशन ड्राइव चलानी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वो लोग लीगल ओनर्स ऑफ द लैंड नहीं है, उन्होंने भी एनक्रोचमेंट कर रखा है। लेकिन एथिकली आप देखिए तो आपको हैबिटेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए, या तो आप उनको रिहेबिलिटेट करिए या फिर उनको मत हटाइए, वरना आप घर जाके सो नहीं पाएंगे चैन से, ठीक है। इट इज़ एथिकल नॉट टू गिव कैपिटल पनिशमेंट, इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। भले ही किसी आदमी ने किसी को मार दिया हो, किसी को रेप कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसे मार देंगे, ठीक है। स्टिल अकॉर्डिंग टू लॉ कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है एज अ डिटरेंस एक्ट, ठीक है। मैरिटल रेप विज़ द कंजुगल राइट्स, ये बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि बार बार जब सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में केस जाता है, एक पत्नी जाती है और कहती है कि मैं अपने पति के साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहती हूँ, ठीक है। ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट तब से डिबेट चल रही है, 1891 से प्रॉब्लम चल रही है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंजुगल राइट का, जब एक हस्बैंड और वाइफ की या लड़का लड़की की शादी होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस लड़के को अपनी पत्नी पे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, मैन को फीमेल पे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, और फीमेल को मेल पे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शुअल राइट्स, ओके। फीमेल जब चाहे अपने पति के साथ रिलेशनशिप बनाने को बोल सकती है उसको, ठीक है। अब भाई मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल रीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए तो आप उसे गला तो काट नहीं दोगे, इंपॉर्टेंट है मान लो, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहने का मतलब है कि एक मेल अपनी फीमेल को सेक्सुअल रिलेशन से वंचित नहीं रख सकता है, और यही चीज़ रिवर्स भी होती है कि मेल कहे नहीं मुझे करना है, फीमेल मना करती रहे, 1 दिन 2 दिन चलिए समझ में आता है, कोई तबीयत खराब हुई, बीमार हुई, लेकिन वो परमानेंटली एम्बार्गो ही लगा दे कि आई एम योर वाइफ बट आई वोंट एंटाइटल यू फॉर दैट थिंग्स टू डू सो, तो ही कैन गो टू कोर्ट। वो ये कह सकता है कि मेरे कंजुगल राइट का वायलेशन है, इसके दिमाग में कुछ और खुराफात चल रही है, ठीक है। और वही अगर जो वाइफ होती उसको अपने मेल की पर्स पे पूरा अधिकार होता है। अब इमेजिन कर लो, एक बीवी ने अपने पति की जेब से 100 रुपये का नोट निकाल लिया, तो क्या उसका पति उस पर केस कर देगा, चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा? ये कंजुगल राइट में आता है, बोथ आर हैविंग सम काइंड ऑफ राइट ओवर ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचिए कोई आपकी मर्जी के बिना आपको थप्पड़ भी मार दे तो आप वायलेट हो जाएंगे, आप ऑफेंसिव हो जाएंगे। कोई आपकी मर्जी के बिना आपको टच भी कर ले, लड़का लड़की को भी, और यहाँ तो एक अननोन से आपकी शादी हो गई है, आप सोच के देखिएगा उस चीज़ को। एंड जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड टू अ पर्सन डिस्पाइट ऑफ योर विल, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग अ कंजुगल राइट, ही इज मेकिंग सम फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, तो इट अमाउंट टू मैरिटल रेप। इसी को लेकर कोर्ट में डिबेट चल रही है, बट अभी तक कुछ सब्सटेंशियल निकला नहीं है। कहा गया ऐसी चीज़ों को हम डोमेस्टिक वायलेंस में पढ़ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। मैरिटल रेप जैसी चीज़ अगर इंडियन सोसाइटी में आ गई, इट विल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर खत्म हो जाएगा, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सुसाइड के बारे में आप क्या कहेंगे? एथिकली सही होना चाहिए? देखिए लीगली तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो कानून है वो आईपीसी से डिराइव्ड है, वहाँ इक्लेस्टिकल लॉज थे, वहाँ पे टेकिंग वंस लाइफ वॉज नॉट अलाउड। बट अगर मैं इंडियन ट्रेडिशन जितना मुझे पता है, इंडियन कल्चर के बारे में जितना पता है, हमारे यहाँ पे इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। एक आदमी का जब मन करे वो मर सकता है, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, ठीक है, और भी कई लोगों को मिला है। अश्वत्थामा को तो चलिए श्राप ही था, वो तो बेचारा चाह के भी नहीं मर सकता है, ठीक है। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है मेरा जीवन से मोह भंग हो गया, अब मुझे नहीं जीना है, तो काइंड ऑफ सुसाइड ही तो है वो। तो जब अपने वृद्धाश्रम में लोग चले जाते थे तो वो किसी पहाड़ पे चलेगा, किसी नदी में चलेगा और अपने आप को सुसाइड एक तरह से कमिट कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में जब ये आईपीसी वगैरह ने लॉज बनाए तो उन्होंने क्या कर दिया, आईपीसी लॉ के अंदर में देवर द इक्लेस्टिकल लॉज, मतलब डिराइव फ्रॉम द बाइबल, बिब्लिकल लॉज हम लोग बोल देते हैं। मैं कॉलेज तो वही बाइबल बना रहा था हमारे यहाँ पे, तो दे स्टार्टेड इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ द वेस्टर्न वैल्यूज ऑन द इंडियन सोसाइटी, ओके। सो दे बेसिकली क्रिमिनलाइज्ड सुसाइड। और आज की डेट में अगर आपकी जो है क्या नाम है उसका, देयर इज़ अ गर्ल फ्रॉम मणिपुर हु वाज सिटिंग, अरुणा शाम्बोग नहीं, इरोम शर्मिला, ओके, इरोम शर्मिला। अब वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, तुमको ज़बरदस्ती नोज फीडिंग दी जा रही है कि नहीं नहीं तुम खाओ, क्योंकि मरना इलीगल है। सुसाइड करो, ठीक है, निपट ही जाओ, अगर बच गए तो तुमको पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलीगल था। राइट टू टेक वंस लाइफ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आर्टिकल 21 में साफ लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द लाइफ टू डिग्निटी,
राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने का अधिकार है लेकिन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। अगर किसी को डिग्निटी वाली ज़िंदगी नहीं मिल रही है तो उसे मतलब अगर अपनी लाइफ को एंड करना है तो कर सकता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है आपको पता ही है, यूथनेशिया, ओके। इसीलिए यूथनेशिया पे डिबेट है। तो इंडिया में क्या किया गया, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया बट एक्टिव यूथनेशिया इज़ नॉट अलाउड स्टिल। लॉ गाइड्स एथिक्स वाइल एथिक्स रेगुलेट लॉस, इसके बारे में आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। बाकी हमने बहुत सब्जेक्टिव में डिबेट में देख लिया। एक लास्ट बचता है मोरल वर्सेज एथिकल, ये थोड़े से 1-2 पॉइंट है, देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है क्योंकि, ठीक है। हिपोक्रेटस ओथ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर जब शपथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेटस ओथ, बिकॉज हिपोक्रेटस वाज द फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उस शपथ में ये कहा जाता है वी विल सेव द लाइफ्स डिस्पाइट ऑफ द नेचर ऑफ लाइफ। अब जिसकी हम जान बचा रहे हैं वो हो सकता है टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, किसी को मार के आया हो, या अगर हमने बचा लिया हो किसी को मार दे, हो सकता है वो खुद एक क्रिमिनल हो। वी हैव टू सेव द लाइफ। एक बच्चे की लाइफ, एक चाइल्ड की लाइफ, एक टेररिस्ट की लाइफ, एक डॉक्टर की नज़र में दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम किस चीज़ की डिबेट को पढ़ रहे हैं, मोरल वर्सेज एथिकल। हिपोक्रेट ओथ इज़ अ प्रोफेशनल एथिक। प्रोफेशनल एथिक का मतलब क्या होता है, आप एक प्रोफेशन में हैं और उसके कुछ एथिक्स होते हैं, उनका पालन आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल एथिक है, बट ये क्या मोरल है। एक डॉक्टर के तौर पे अगर आप एक क्रिमिनल की ज़िंदगी बचा रहे हैं, टेररिस्ट की ज़िंदगी बचा रहे हैं, आगे चल के 12 लोगों को मार देता है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दोज पीपल, ही एज अ टेररिस्ट और यू एज अ डॉक्टर, बिकॉज यू सेव्ड हिज लाइफ। आपने उसको मौका दिया और लोगों को मारने का, तो मोरली ये चीज़ गलत हो जाती है। क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जब किसी का केस लेते हैं तो कहते हैं आपको वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना है, बिल्कुल नंगा हो जाना है उनके सामने, सब कुछ बताना है उनको। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने वकील के सामने कि भैया मैंने मर्डर किया हुआ है, बट आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आपका काम है अपने इसको बचाना। अब इसमें क्लासिक एग्जाम्पल आता है राम जेठमलानी का। राम जेठमलानी का बहुत फेमस इंटरव्यू वायरल हुआ था, सबको पता है, किसने लिया था, करण थापा ने लिया था। और उसने कहा था कि आप कभी मनु शर्मा का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, कभी आप अफजल गुरु का केस लड़ रहे हैं, तो आपको सब यही लोग मिलते हैं क्या। तो उसने भाई बोला भैया मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मेरे पास केसेज ही ऐसे आते हैं, और बीइंग अ लॉयर इट्स माई जॉब टू सेव माई क्लाइंट। I am aware of the fact that the kind of the crime he has committed, about the severity of the crime, but still I am his lawyer. I will represent him despite he is a terrorist also. So I am bound by my professional ethics. Okay, I am bound by my professional ethics, despite of the fact it raises question on my intrinsic morality. Okay, so criminal lawyers are taking the case of a rape convict or a mass murderer, pursuing his professional ethics, but that go in contravention with the morality. इसीलिए मैंने कहा यहाँ मोरालिटी और एथिक्स का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल ही होता है हिपोक्रेटस ओथ और क्रिमिनल लॉयर्स, ठीक है। अब एक वकील को पता है लेकिन कोर्ट में चिल्ला जाकर थोड़ी पता चलेगा मेरा क्लाइंट गिल्टी है ना। ओमेटा, अ कोड ऑफ साइलेंस दैट इज डेवलप्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द माफिया। जो माफिया ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कोड ऑफ साइलेंस होता है, ओमेटा। पकड़े भी जाएंगे, कितना भी मारे जाएं, लेकिन हम मुंह नहीं खोलेंगे। यूज टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल्स फ्रॉम द पुलिस। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ एथिकली करेक्ट बिहेवियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि अगर आप एक संस्था के सदस्य हैं तो आपकी कमिटमेंट होती है, इनके अंदर भी प्रोफेशनल एथिक होते हैं। पकड़े जाएंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। तो इससे क्या होता था कि जो पार्टी का प्रमुख होता था, इनके मरने के बाद में, मेंबर्स के मरने के बाद में इनकी पूरी फैमिली की केयर टेकिंग करता था। ये इनके बीच में कोड ऑफ साइलेंस होता था, ठीक है। तो आप इसे क्या कहोगे, प्रोफेशनल एथिक। अगर डॉक्टर्स के होते हैं, वकीलों के होते हैं, तो चोरों के भी प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, ठीक है। हमसे आपसे ज़्यादा अच्छे इनके एथिक्स होते हैं। लेकिन क्या ये मोरल है? क्या उनकी मोरालिटी कंसाइज नहीं होता है कि यार पुलिस ने पकड़ा, आप मौका मिला है, चलो सरकारी गवाह बन जाओ, 8-10 लोगों को परेशान होने से बचा लो। अगर मान लो ड्रग का धंधा हो रहा था, हम मुंह खोल देते हैं, बता देते हैं, तो हो सकता है आने वाली बहुत सारी नस्लें नशे से बच जाएं, लेकिन देवर बाउंड बाय देयर प्रोफेशनल एथिक्स। सो इसीलिए यहाँ पे मोरालिटी प्रोफेशनल एथिक्स से कॉन्ट्रवेंशन में आ रही है। आर्म्ड पर्सनल डिप्लॉयड एट द बॉर्डर्स, कोई आदमी आर्मी में है, देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है, तो ही इज़ बाउंड बाय हिज प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। उसको गोली चला के दूसरे को मारना पड़ेगा, ही इज़ बाउंड बाय प्रोफेशनल एथिक्स। बट इज़ दैट मोरल? इज टेकिंग लाइफ मोरल फॉर द सेक ऑफ सेविंग वंस लाइफ? भाई एक जान बचाने के लिए आप दूसरी जान ले रहे हो, तो मोरालिटी पे क्वेश्चन तो यहाँ भी, और आपको किसने अधिकार दिया किसी की जान लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रवेंशन क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल। लीगल वर्सेस मोरल की एक चार्ट है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। सो दैट एंड्स अवर सेकंड मॉड्यूल ऑल्सो ऑन द मोरालिटी, ऑन द कंपैरेटिव मॉडल। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हम एथिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एथिक्स, स्कोप ऑफ द एथिक्स, सोर्सेज ऑफ द एथिक्स, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द एथिक्स, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वैल्यू रीजन। इसके साथ साथ में मैंने आपको मोरालिटी भी पढ़ा दिया है, ठीक है। और एथिक्स और मोरालिटी के साथ साथ में तीसरा एस्पेक्ट था लॉ का, उसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है।
कि कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन होता है। सबसे ज़्यादा केस स्टडी में कन्फ्लिक्ट यहीं पे आते हैं। डायरेक्टली कई बार कॉम्पिटिटिव चार्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामों में, ठीक है, कि वॉट मतलब जो पहला वाला पार्ट होता है उसमें कि गिव सब इंस्टेंसेस दैट द थिंग्स आर लीगल बट नॉट मोरल, या मोरल बट इलीगल, दैट काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, यहाँ जो कॉन्ट्रवेंशन के पॉइंट होते हैं, तो वो आपको बड़ा हेल्प करेंगे। अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि अब अगर मैं मॉडल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, आवर थर्ड मॉड्यूल दैट विल बी बिगनिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर, थर्ड मॉड्यूल सॉरी, दैट विल बी फोकसिंग ऑन द एथिकल थ्योरीज। ओके, अब हम एथिकल थ्योरीज की बातें बहुत डिटेल में करेंगे। उसमें हम डियंटोलॉजिकल अप्रोच, उसमें हम आपकी क्या बोलते हैं, कौन सी बात बताई थी मैंने, डियंटोलॉजिकल, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, यूटिलिटेरिज्म, हेडोनिज्म, जितनी भी थ्योरीज हैं, ऑल द थिंकर्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वेस्टर्न एज वेल एज फ्रॉम द ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। ईस्टर्न मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसी के साथ साथ में मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस भी लूँगा और साथ ही साथ में आपको कुछ PYQs भी बताता चलूँगा कि कौन सा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। हालांकि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आप इतना समझिए 30% ऑफ योर एथिक्स सिलेबस कवर हो गई है सिर्फ 5 लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि आगे घूम फिर के आप जितना भी पढ़ेंगे, चाहे वो केस स्टडी पढ़ें सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो आप वैल्यू सिस्टम पे पढ़ें, वो सब कहीं ना कहीं जितना मैंने आपको पढ़ा है वहीं से निकल के आती है। अब जितना पढ़ेंगे अब सिर्फ रेपिटेशन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि बेकार होगा, कुछ नया ही आप सीखेंगे। जैसे एथिकल थ्योरीज तो मैं भी छुई भी नहीं है, ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है और अपने आप में मुझे लगता है ये 4 से 5 लेक्चर ले लेगा, क्योंकि मैं इंडियन और वेस्टर्न दोनों बताऊँ। उसके बाद के सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, 15-15, 20-20 मिनट में एक एक दिन में खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन तभी मैंने कहा 30% ऑफ द टॉपिक इज़ कवर्ड ऑफ द एथिक्स। तो आप इतने लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तब तक अच्छे से ध्यान दे दीजिए, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ उसके लिए। फिर हम लोग मूव करेंगे बहुत ही हार्ड पेस पे, ठीक है। विद इन अ मंथ योर एंटायर एथिक्स विल बी ओवर, ओके, in a very limited lectures within, as I already told you, under 30 lectures I will be winding up the entire session and without leaving any topic from your syllabus or your exam that is relevant, okay, and that too on a subjective basis. So thank you so much for being with me. That was Vishal over here. We will continue soon. See you again all. Good night.